हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जॉनटेक डिजिटल। तो आज के पेपर की अगर अपन बात करें तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में किसको लाइव जो आरपीएससी का एग्जाम हुआ है, लाइव जो पेपर हुआ है उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ लाइव आरपीएससी एई डीएलवी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हुई है उसकी अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, और डेट जो एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है अपना 12 मार्च 2023 को। ठीक है, बिल्कुल ये पहला पेपर था जो कि फुल लेंथ पेपर था इस टेस्ट सीरीज का। डिटेल्ड सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें, डिटेल्ड अगर सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें, यहाँ पे इसमें 40 जो क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन जो थे वो नॉन टेक्निकल के पार्ट थे। और अगर मैं बात करूंगा 41 से लेके 120 तक जो क्वेश्चन है वो है कहीं ना कहीं टेक्निकल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन टेक्निकल के जो क्वेश्चन हैं उनको डील करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज ग्रुप फर्स्ट लिस्ट द टाइप ऑफ गेन और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन सॉइल्स। ग्रुप सेकंड लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और गेन ऑफ स्ट्रेंथ इन सॉइल। तो अगर अपन बात करें हमारे पास लिस्ट वन या फिर ग्रुप वन की अपन बात कर सकते हैं। ग्रुप वन और ग्रुप सेकंड दो चीजें अपन को दे रखी हैं। अगर फर्स्ट की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें अपन को दे रखी हैं चीजें कि कौन कौन सी हमारे पास लॉस और गेन ऑफ स्ट्रेंथ को सॉइल में कौन रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी जो हमारे पास कहीं ना कहीं ग्रुप है उसमें अपन को दे रखा है इससे रिलेटेड फिनोमिना। तो अगर अपन बात करें ग्रुप वन में तो इसमें पी जो अपन को दे रखा है वो दे रखा है रिगेन ऑफ स्ट्रेंथ विद टाइम, कि टाइम के साथ स्ट्रेंथ को रिगेन करना क्या कहलाता है। टाइम के साथ स्ट्रेंथ को रिगेन करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारे पास कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ये होती है हमारे पास थिक्सोट्रॉपी। ये होती है अपने पास क्या, थिक्सोट्रॉपी। तो इसका मतलब अगर अपन बात करें तो पी जो हमारे पास है उसका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। पी का जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा सर, थर्ड होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं क्यू जो हमारे पास है ग्रुप ए में या ग्रुप फर्स्ट में वो है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, कि बार बार साइक्लिक लोडिंग लगने से अगर अपन बात करें बार बार किसी भी पर्टिकुलर सॉइल पे अगर साइक्लिक लोडिंग लग रही है बार बार, इसका मतलब वहां पे जो स्ट्रेंथ में लॉस होने वाला है उसको अपन या उस पर्टिकुलर फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन लिक्विफेक्शन। जो हमारे पास लॉस ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिलता है या स्ट्रेंथ में जो लॉस देखने को मिलता है साइक्लिक बार बार लोडिंग आने के कारण किसी भी पर्टिकुलर सॉइल में, उसको अपन बोलते हैं लिक्विफेक्शन। ठीक है ना, बिल्कुल। थर्ड अगर अपन बात करें आर जो है हमारे पास वो है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू अपवर्ड सीपेज, कि अपवर्ड सीपेज होने के कारण जो हमारे पास स्ट्रेंथ में जो लॉस देखने को मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन बॉइलिंग। ये सॉइल में आपने फिनोमेना पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग बोलते हैं अपन। और अगर मैं फोर्थ वन की बात करूं एस की अगर मैं बात करूंगा तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग। रिमोल्डिंग के कारण जो हमारे पास स्ट्रेंथ में लॉस देखने को मिलता है उसको बोलते हैं अपन सेंसिटिविटी। उसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तो अगर अपन बात करें यहाँ से पी का हमारे पास फर्स्ट हो गया, पी का जो हो गया हमारे पास वो कौन सा हो गया, सॉरी पी का हमारे पास जो हो गया वो हो गया थर्ड, पी का थर्ड हो गया। और अगर मैं बात करूं लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग मतलब क्यू जो हमारे पास है, क्यू जो हमारे पास है उसका हमने देखा है तो उसका है सेकंड। फिर मैं बात करूं आर की अगर मैं बात करूंगा तो आर का जो हमारे पास है वो है हमारे पास फर्स्ट। और अगर एस की अगर मैं बात करूंगा तो एस का हमारे पास जो है वो है हमारे पास फोर्थ। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, इसका मतलब ऑप्शन जो हमारे पास सी होगा वो क्या होगा, सही होने वाला है। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, आई होप आप सभी का ये आंसर सही होगा। यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन में आप लोगों को ये सॉल्यूशन भी दे रखा है कि क्या होता है हमारे पास, सेंसिटिविटी क्या होता है और लिक्विफेक्शन हमारे पास क्या होता है, थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, ठीक है ना, बॉइलिंग क्या होती है, सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रखी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 42। ए फ्लो नेट, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, ए फ्लो नेट बिलो ए डैम कंसिस्ट ऑफ 24 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप and 7 flow channels. The difference between the upstream and downstream water level is 6 meter. The length of the flow line adjacent to the top of the dam at exit is 1 meter. Full stop. The specific gravity and the void ratio of the soil below the dam are 2.7 and 0.7 respectively. द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग, कि पाइपिंग के अगेंस्ट हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी वो क्या होगी। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हम लोग सॉइल से भी मान सकते हैं, इरिगेशन से भी मान सकते हैं क्योंकि डैम का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन में जो गिवन है जो हम लोगों को फ्लो चैनल्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं अपन को फ्लो चैनल्स जो अपन को गिवन है
इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो गिवन है वो 24 है और फ्लो चैनल्स जो दे रखे हैं वो 7 दे रखे हैं। तो एन एफ कितना हो गया अपने पास 7 और एन डी जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है वो कितने हैं 24। एच जो हम लोग को डिफरेंस दे रखा है दोनों हाइट में वो कितना दे रखा है अपन को 6 मीटर। वाटर लेवल का जो डिफरेंस है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में वो कितना है 6 मीटर। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ, हम लोगों से पूछा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग। अब हमें पता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास क्रिटिकल ग्रेडियंट जो हमारे पास होगी, क्रिटिकल ग्रेडियंट अपॉन एग्जिट ग्रेडियंट, ये होता है हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब हमें क्रिटिकल ग्रेडियंट के बारे में जानकारी नहीं है, तो पहले अपन क्या निकालेंगे सर, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है G-1/1 + E। ये 2.7 अपन को गिवन है, E अपन को गिवन है, यहाँ से अपन ने क्रिटिकल ग्रेडियंट निकाला था वो कितना आ गया हमारे पास 1। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो हमें चाहिए और क्या चीज, एग्जिट ग्रेडियंट। एग्जिट पे ग्रेडियंट कितनी होगी, तो एग्जिट जो हमारे पास ग्रेडियंट है वो कहीं ना कहीं हमें पता है कि ग्रेडियंट जो हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास कितनी पर्टिकुलर लेंथ में कितना हेड लॉस हुआ है, कितनी पर्टिकुलर लेंथ में कितना हेड लॉस हुआ है। तो मान लीजिए लेंथ जो हमारे पास है वो है हमारे पास L और हेड लॉस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हेड लॉस जो हमारे पास है वो मान लीजिए यहाँ पे H1 है और यहाँ पे क्या है H2। तो ये जो हमारे पास हेड लॉस हुआ है उसको मान लिया अपन ने डेल्टा H। क्या मान लिया, डेल्टा H। हेड लॉस यहाँ पे निकालने का जो तरीका है हमारे पास, क्योंकि डिफरेंस लेवल में दे रखा है हमें, तो इसका मतलब हेड लॉस यहाँ पे जो निकलेगा वो हमारे पास किस तरीके से निकलेगा, H/ND नंबर ऑफ ड्रॉप्स। उसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से हमारे पास जो एग्जिट ग्रेडियंट आई है वो कितनी आई है 1/4। इन दोनों को जैसे ही अपन डिवाइड करेंगे क्रिटिकल अपॉन एग्जिट तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन कौन सा हमारे पास, डी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें पूछा था हम लोगों से फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर पाइपिंग। तो अगर मैं बात करूंगा पाइपिंग के लिए जो मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, हमें पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे डैम की कंडीशन में, क्रिटिकल ग्रेडियंट अपॉन एग्जिट ग्रेडियंट, उन दोनों का रेशियो ही हमारे पास क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द 4 प्रेशर पैरामीटर्स ए एंड बी, कैपिटल ए एंड बी। तो 4 प्रेशर पैरामीटर जो हमारे पास हैं कैपिटल ए एंड बी, अगर इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे पास पी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, कि ए जो हमारे पास कांस्टेंट है कहीं ना कहीं 4 प्रेशर पैरामीटर में, ए जो हमारे पास है वो लाई करता है हमारे पास कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ए कैन बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1, कि ए जो हमारे पास है मतलब सॉरी क्यू स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए कैन बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1। बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है, ए की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि -1 होती है, उसकी -1 तक जाती है तो नेगेटिव भी हो सकती है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूंगा तो मैक्सिमम जाती है इसकी 3 तक, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और कहीं ना कहीं लेस देन क्या हो सकती है सर, लेस देन 0 भी हो सकती है। सही है, आर जो हमारे पास है वो क्या है, बी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, कि बी की जो हमारे पास वैल्यू है वो कहीं ना कहीं लाई करेगी जो हमारे पास कांस्टेंट है 4 प्रेशर पैरामीटर में। तो बी की अगर मैं बात करूंगा तो बी जो हमारे पास होता है, बी की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं लाई करती है 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब ये हमारे पास लाई करेगा सर 0 to 1, ये हमारे पास लाई करेगा 0 to 1 के बीच में, ये हमारे पास बी की वैल्यू होती है। तो अगर अपन बात करेंगे क्यू और आर दोनों ही अभी तक क्या निकले हैं, सही पूछ रहा है वो। बी कैन बी लेस देन 0 नहीं, इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती है, और ए कैन बी या बी कैन बी ग्रेटर देन 1 नहीं, तो इसका मतलब एस भी गलत है और पी भी हमारे पास क्या है, गलत है। इसका मतलब क्यू और आर क्या है, सही है। पहले में दे रखा पी एंड आर गलत हो गया, पी एंड एस गलत हो गया, क्यू एंड आर सही है और क्यू एंड एस क्या है हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा भी है 4 प्रेशर पैरामीटर बी लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड 4 प्रेशर पैरामीटर ए मे बी एज लो एज -0.5 एंड मे बी एज हाई एज 3, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये मेरे पास मिनिमम कितना हो सकता है, -0.5 या -1/2 लिख लो, और अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूंगा कि किससे ज्यादा हो सकता है तो 1 से ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं 44 क्वेश्चन क्या बोलता है सर, 44 क्वेश्चन बोलता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 जो हमारे पास है टाइप ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट कर रही है और लिस्ट सेकंड जो हमारे पास है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन को शो कर रही है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो लेकेस्ट्रीन सॉइल, एलुवियल सॉइल, एओलियन सॉइल, मरीन सॉइल,
लेकेस्ट्रीन सॉइल हमारे पास वह सॉइल होती है जो कि हमें कहाँ से मिलती है, लेक से। एलुवियल सॉइल की अगर मैं बात करूंगा तो अगर मुझे सॉइल वाटर के ट्रांसपोर्टेशन से अगर मुझे सॉइल मिल रही है तो उसको मैं क्या बोलूंगा सर, एलुवियल सॉइल। अगर एयर के थ्रू, एयर से ट्रांसपोर्ट होकर अगर मुझे सॉइल मिल रही है उसको अपन एओलियन सॉइल बोलते हैं। और अगर मैं बात करूंगा सी शोर में या फिर सी के किनारे पे जो अपन को सॉइल मिलेगी, सी वाटर में जो सॉइल डिपॉजिट होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, मरीन सॉइल। तो लेक जहां पे दिखेगा अपन को, लेक की अगर मैं बात करूंगा तो ए का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। एलुवियल सॉइल मैंने आपको बताया रनिंग वाटर में, वाटर के केस में, तो इसका मतलब बी का कौन सा हो जाएगा, सेकंड। एओलियन एयर के कारण, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, एयर या विंड के कारण, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। और अगर मैं डी की बात करूंगा तो डी है मेरे पास मरीन, जो कि हमें कहां से मिलेगी, सी में जो डिपॉजिट सॉइल है हमारे पास वो। इसका मतलब ए का हो गया हमारे पास, ए का तो हो गया हमारे पास थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड। बी का हो गया हमारे पास ए का थर्ड, ए का थर्ड। बी का हमारे पास हो जाएगा कहीं ना कहीं बी का सेकंड, तो बी का यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है। सी का जो हमारे पास है वो है फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट हमारे पास ये है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 44। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विद स्टीप स्लोप इंडिकेट्स दैट द टाइप ऑफ सॉइल इज। अगर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर अपन बात करेंगे तो स्टीप स्लोप जो हमारे पास होती है, स्टीप स्लोप जो हमारे पास होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वेल ग्रेडेड सॉइल को, गैप ग्रेडेड सॉइल को, यूनिफॉर्म साइज सॉइल को, और नन ऑफ द अबव। वेल ग्रेडेड सॉइल हमारे पास वह सॉइल होती है जिसमें ऑल टाइप के पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेल ग्रेडेड सॉइल। जो कि अगर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की अगर बात की जाएगी तो वो मैक्सिमम कहीं ना कहीं एरिया को क्या करती है, कवर करती है, ठीक है ना, बिल्कुल। और वो स्टीप स्लोप ना देके वो देती है जेंटल स्लोप। कैसी, जेंटल स्लोप। अगर मैं गैप ग्रेडेड की अगर मैं बात करूंगा, इसका मतलब एक पर्टिकुलर सॉइल में अगर किसी साइज के पार्टिकल जो है अगर वो मिसिंग है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, गैप ग्रेडेड सॉइल। और अगर मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म साइज ऑफ सॉइल की, इसका मतलब वह सॉइल जिसमें ऑलमोस्ट सारे जो पार्टिकल है उनका साइज क्या है, सेम। तो अगर सारे पार्टिकल का साइज अगर हमारे पास सेम है, यहाँ पे जैसे अपन देखें तो सारे पार्टिकल का अगर साइज हमारे पास सेम है तो इसका मतलब ये देगी हमें कहीं ना कहीं क्या, स्टीप स्लोप। तो ये जो हमारे पास कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है सर, स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना, बिल्कुल। देखो यहाँ से वेल ग्रेडेड सॉइल यहाँ से स्टार्ट हुई और इसमें हर टाइप का पार्टिकल ऑलमोस्ट क्या है, कंसिडर्ड है। यहाँ पे अपन से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो स्टीप स्लोप के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म साइज सॉइल, सी, बिल्कुल। फिर अगर मैं बात करूं, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। द सॉइल कॉम्पैक्टेड ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम हैज। अगर सॉइल को अगर अपन कॉम्पैक्ट करते हैं ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम, या फिर दूसरी एक दो साइड होती है हमारे पास, एक तो ड्राई साइड में अपन कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, एक वेट साइड में। तो अगर मैं सॉइल को ड्राई साइड में अगर मैं कॉम्पैक्ट करूंगा कंपेयर टू दैट कॉम्पैक्टेड ऑन द वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम। ये बोल रहा है कि ड्राई साइड में अगर हम लोग सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे एज कंपेयर टू वेट साइड के कंपैरिजन में, तो परमेबिलिटी और स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ने वाला है, परमेबिलिटी और स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ग्राफ ड्रॉ होता है उसमें अपन देखते हैं कि अगर ड्राई साइड में अगर मैं सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहा हूं तो वहां पे स्ट्रेंथ भी अपन को ज्यादा देखने को मिलती है और परमेबिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर अपन बात करें इसकी, तो देखिए अगर मैं बात करूंगा परमेबिलिटी की, तो अगर मैं परमेबिलिटी की बात करूंगा तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड में परमेबिलिटी भी अपन को ज्यादा मिलती है, और अगर मैं बात करूंगा वेट ऑफ ऑप्टिमम में परमेबिलिटी अपन को क्या मिलती है, लेस मिलती है। यहाँ पे क्या मिलेगी, ज्यादा। तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड की वो बात कर रहा है। अगर मैं बात करूंगा स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ भी यहाँ पे क्या मिलेगी, हायर मिलेगी। जबकि अगर मैं वेट ऑफ ऑप्टिमम साइड की अगर बात करूंगा तो स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, वहाँ पे कम अपन को देखने को मिलेगी। अगर यहीं पे क्वेश्चन वेट पहले आ जाता है और ड्राई बाद में आता है तो इसका मतलब दोनों ही जो ऑप्शन हमारे पास हो जाता है वो लेस वाला हो जाता है, लेस परमेबिलिटी एंड लेस स्ट्रेंथ। लेकिन यहाँ पे अपन को ड्राई साइड पहले दे रखा है कि ड्राई साइड की जो स्ट्रेंथ होगी और परमेबिलिटी होगी वो वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम के कंपेरिजन में क्या होगी, तो वो हो जाएगी सर मोर परमेबिलिटी एंड मोर स्ट्रेंथ, मोर परमेबिलिटी एंड मोर स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 47। मैच सुटेबल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिस्ट सेकंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, लिस्ट फर्स्ट। तो लिस्ट फर्स्ट में हमें
कोर्स ग्रेन सॉइल ये दे रखी है, कोहेसिव सॉइल, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। लिस्ट सेकंड जो दे रखी है वो हमको टेस्ट दे रखे हैं कि डेंसिटी बोतल मेथड और पिक्रोमीटर मेथड जो है वो किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है या कौन कौन सी सॉइल के लिए किया जा सकता है। तो पिक्रोमीटर जो हमारे पास मेथड है, अगर इसमें अपन वाटर यूज करेंगे तो इसको केवल अपन यूज करते हैं किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, इसके लिए कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। जबकि अगर मैं पिक्रोमीटर को ज्यादा एडवांस लेवल पे अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो इसमें अगर मैं केरोसिन ऐड कर दूंगा तो केरोसिन ऐड करके मैं कहीं ना कहीं कोहेसिव सॉइल के लिए भी यूज कर सकता हूं। लेकिन जनरली अगर मैं पिक्रोमीटर मेथड की बात करूंगा तो वो यूज होता है किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेंसिटी बोतल मेथड की तो इसको हर एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए यूज किया जा सकता है, हर एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए यूज किया जा सकता है, ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए इसको यूज कर सकते हैं और कोहेसिव सॉइल के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए का हो जाएगा सेकंड और बी और सी का हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1-1। तो इसका मतलब ऑप्शन जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही, क्या हो जाएगा, सही। चलिए अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 47 था ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 48, इफ ए क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 500 ml passed down in 600 seconds under an effective constant head of 500 mm from a soil sample, 60 mm in the height and 5000 mm square cross sectional area, the value of coefficient of permeability in mm per second will be। कि जो हमारे पास कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा mm पर सेकंड में वो कितना होगा। तो अपन को जो गिवन है वो कहीं ना कहीं अपन को एरिया दे दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया अपन को, हाइट अपन को दे दी, ठीक है ना, बिल्कुल हाइट अपन को दे दी, एरिया अपन को दे दिया, वॉल्यूम अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट हेड जहां से उसको फेंका जा रहा है वो कितना है हमारे पास, कांस्टेंट हेड ऑफ 500 mm फ्रॉम ए सॉइल सैंपल, ठीक है। इफेक्टिव हेड दे दिया अपन को। और अगर मैं बात करूंगा तो वाटर की जो क्वांटिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 500 ml, ठीक है। 60 सेकंड में पास कराना है। हमें पता है कि एक्सप्रेशन जो होता है कहीं ना कहीं कांस्टेंट हेड लैम मेथड से परमेबिलिटी के लिए वो होता है हमारे पास K इक्वल टू वॉल्यूम V अपॉन T इंटू I इंटू A। V वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द सॉइल मास, V हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है जो कि सॉइल मास से पास हो रहा है, एंड मीडियम अंडर कांस्टेंट हेड इन एनी टाइम T, ठीक है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है सॉइल मीडियम का, आई हमारे पास होता है कांस्टेंट हेड H अंडर विच फ्लो टेक्स प्लेस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द फ्लो। आई हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है H अपॉन L, या मैं बोल दूं डेल्टा H अपॉन L, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है I इक्वल टू H अपॉन L, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अगर मैं बात करूंगा तो देखिए जैसे ही अगर मैं बात करूंगा तो I की जगह पे, इस I की जगह पे जैसे ही इस वैल्यू को अगर मैं पुट करूंगा, जैसे ही इस वैल्यू को पुट करूंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास K इक्वल टू V इंटू L अपॉन T इंटू H इंटू A। सारी की सारी वैल्यूज अपन को ऊपर क्वेश्चन में गिवन है और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.02 mm पर सेकंड, 0.02 mm पर सेकंड। ये ऑप्शन जो हमारे पास है वो किसमें है, ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो है 0.02 mm पर सेकंड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, फुटिंग से है क्वेश्चन। टू फुटिंग्स वन सर्कुलर एंड द अदर स्क्वायर are founded on a surface of a purely cohesionless soil, full stop, the diameter of the circular footing is same as the side of the square footing, as the size of the square footing, ठीक है, full stop, the ratio of their ultimate bearing capacity is। अब अगर अपन बात करेंगे सर्कुलर फुटिंग की और स्क्वायर फुटिंग की तो दोनों की अल्टीमेट बियरिंग का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दोनों की अल्टीमेट बियरिंग का हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, अल्टीमेट बियरिंग ऑफ सर्कुलर स्क्वायर फुटिंग की अगर बात करूंगा तो वो होता है हमारे पास 1.3 इंटू सी इंटू एन सी प्लस गामा इंटू डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.4 इंटू बी इंटू गामा इंटू एन क्यू एन गामा फॉर स्क्वायर फुटिंग। और जबकि अगर मैं बात करूंगा सर्कुलर फुटिंग की तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो हमारे पास होती है वो होती है 1.3 इंटू सी इंटू एन सी प्लस गामा इंटू डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.3 बी इंटू गामा इंटू एन वाई, ये सर्कुलर फुटिंग के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो दोनों ही अगर मैं क्वेश्चन में बात करूं तो यहाँ पे प्योरली कोहेजनलेस सॉइल दे रखी है दोनों ही फुटिंग के लिए। इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो गई, 0। सी की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। और अगर मैं बात करूंगा जो हमारे पास कहीं ना कहीं फुटिंग है वो रेस्ट कर रही है कहाँ पे, फाउंडेड ऑन ए
सरफेस, सरफेस पर रेस्ट कर रही है, इसीलिए डेप्थ ऑफ फुटिंग जो हमारे पास हो जाएगी वो दोनों ही फुटिंग के लिए क्या हो जाएगी सर, 0। तो जैसे ही मैं सी और सी की वैल्यू यहाँ पे 0 की तो ये टर्म 0 हो गई, डी एफ की वैल्यू यहाँ पे 0 की तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली सर्कुलर फुटिंग के लिए अगर हम बात करूं तो अगर डी एफ की वैल्यू यहाँ पे 0 करूंगा तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, और सी की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 करूंगा तो ये भी टर्म क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब हमारे पास अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बचा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर सर्कुलर वो बचा 0.3 इंटू बी इंटू गामा इंटू एन वाई, और स्क्वायर फुटिंग के लिए अगर हम बात करूंगा तो 0.4 इंटू बी इंटू गामा इंटू एन वाई। जैसे ही इन दोनों को अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3/4। क्या आ जाएगा, 3/4। ऐसा कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल ए ऑप्शन है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 50। इन ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट द टाइप ऑफ इंडिकेटर इंडेंटेटर यूज्ड इज। तो ब्रिनेल जो हमारे पास हार्डनेस टेस्ट होता है इसकी अगर अपन बात करेंगे, जो कि हार्डनेस के लिए कहीं ना कहीं एग्रीगेट की हार्डनेस के लिए यूज किया जाता है, उसमें जो वॉल्स यूज की जाती हैं वो होती हैं हार्ड स्टील वॉल। क्या होती है, हार्ड स्टील वॉल, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, हार्ड स्टील वॉल यूज करते हैं वैसे अपन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, सही है। अगर 51 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार जिसकी विड्थ हमारे पास बी, डेप्थ हमारे पास स्मॉल डी और लेंथ हमारे पास कैपिटल एल, कैरीज एन आइसोलेटेड लोड, सिंगल लोड लग रहा है यहाँ पे, पॉइंट लोड W एट इट्स मिड स्पान, फुल स्टॉप, द सेम बार एक्सपीरियंसेस एन एक्सटेंशन E अंडर द सेम टेंसाइल लोड। ठीक है, सेम बार जो हमारे पास है उसमें एक्सटेंशन कितना होता है सर, E होता है अगर मैं सेम टेंसाइल लोड लगाता हूं एक बार में तो। ठीक है, फुल स्टॉप, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू द इलोंगेशन इज, कि रेशियो हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और इलोंगेशन का, ये पूछा गया है। तो हमें पता है सर कि अगर मैं बात करूंगा एक बार जो व्हेन बार इज सिंपली सपोर्टेड सब्जेक्टेड टू लोड W एट द सेंटर, तो डिफ्लेक्शन जो हमारे पास होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का रेशियो पूछा है, तो डिफ्लेक्शन जो हमारे पास होता है वो कितना होता है हमारे पास, WL/48 EI, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूंगा उसी सेम बार पे अगर मैं एक पॉइंट लोड जो लगाता हूं, अगर वो सेम टेंसाइल लोड लगा देता हूं W और W, तो हमें पता है PL/AE से, जो कि WL/AE यहाँ पे लिखा हुआ है, तो WL/AE, ए रेक्टेंगुलर बार दे रखी है तो ए कितना हो गया B इंटू डी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला ये हो गया। इन दोनों का जो हमारे पास रेशियो होगा, इन दोनों को अपन ने जैसे ही डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया L²/48 इंटू आई इंटू बी इंटू डी, तो डेल्टा C/E इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा L²/48, आई रेक्टेंगुलर है इसका मतलब कितना हो जाएगा इसके लिए आई BDQ/12। इस BDQ/12 को अपन ने यहाँ पे रखा, कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास बचा L²/4 इंटू D², जो कि हो गया अपने पास L/2D का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब L/2D का होल स्क्वायर ही हमारे पास क्या है सर, आंसर। क्या है आंसर, जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी। कौन सा है, सी, L/2D का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 52। ए रोल्ड स्टील जॉइस्ट इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड carries a uniformly distributed load which causes a maximum deflection of 10 mm and slope at the ends of 0.002 radian. The length of joist will be, तो जॉइस्ट की लेंथ हमारे पास कितनी होगी। तो अगर सिंपली सपोर्टेड एक स्टील रोल जॉइस्ट की अगर अपन बात करेंगे, इस पर अगर यूडीएल लगा रखा है W, तो अगर इसके डिफ्लेक्शन की बात करें तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो मिलेगा वो अपन को सेंटर में मिलेगा। तो यूडीएल के कारण मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो हमारे पास होता है हमें पता है कितना होता है 5/384 WL/4/EI, और अगर मैं बात करूँ स्लोप की तो वो होती है अपने पास WL/24 EI। डिफ्लेक्शन मैक्सिमम अपन को गिवन है और मैक्सिमम जो हमारे पास स्लोप है वो भी अपन को गिवन है, दोनों अपन को गिवन है, दोनों गिवन है। इसका मतलब अपन से जो पूछा है वो क्या पूछा है, अपन से पूछा है द लेंथ ऑफ द जॉइस्ट। तो दोनों को जैसे ही अपन डिवाइड कर देंगे, दोनों को जैसे ही इक्वेशन जो हमारे पास दोनों इक्वेशन है दोनों को अपन ने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद अपने पास जो आया, डिवाइड करने के बाद अगर मैं बात करूँगा तो अपने पास जो आया यूजिंग इक्वेशन 1 सेकंड इन 1, या अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अपन WL/EI की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, या फिर एक काम करें अपन दोनों को ही क्या कर दें डायरेक्टली डिवाइड कर दें, तब हमारे पास L की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 16,000 mm या फिर 60 मीटर, कितनी आ जाएगी 16 मीटर। तो ऐसा अगर मैं बात करूं
ऐसा हमारे पास ऑप्शन डी है। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही। क्या हो जाएगा? सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की अगर मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 53 की अगर मैं बात करूंगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास? ए सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर कैपिटल डी इज मेड ऑफ ए मटेरियल फॉर विच यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कैपिटल ई एंड पॉइजन्स रेशियो इज वी full stop. The ratio of flexural rigidity to the torsional rigidity for the shaft is, ठीक है। तो अगर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी और टॉर्जनल रिजिडिटी का रेशियो अगर वो पूछ रहा है शाफ्ट के लिए, हमें पता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है? EI, और टॉर्जनल रिजिडिटी की अगर अपन बात करेंगे तो ये होती है अपने पास क्या? GJ। क्या होती है? GJ। इन दोनों की अगर मैं बात करूंगा, तो हमारे पास जो शाफ्ट है वो सर्कुलर शाफ्ट है, तो इसके लिए हमें पता है I कितना होता है? π/4 इंटू डी की पावर 4, और J हमारे पास जो होता है वो होता है I/2 IXX प्लस IYY। इसका मतलब उसके लिए जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने पुट किया कितना? π/32 इंटू डी की पावर 4। जैसे ही अपन इसको डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स आ जाएगा। तो इसका मतलब E/2G कितना आ जाएगा? E/2G। ये अपन को यहाँ से एक रेशियो मिला E/2G का, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अपॉन टॉर्सनल रिजिडिटी, अब हमें पता है रिलेशन E इक्वस टू G 1 प्लस म्यू, जो कि यहाँ पे V दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? E इक्वस टू G 1 प्लस V। तो यहाँ से अगर मैं G की वैल्यू की अगर बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी? G इक्वस टू E/2 1 प्लस V। जैसे ही इस वैल्यू को मैं रखूंगा G की जगह पे, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस V। कितना आ जाएगा? 1 प्लस V। तो इसका मतलब ऑप्शन जो हमारे पास है 1 प्लस V वाला, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन C जो हमारे पास है 1 प्लस V, वो क्या हो जाएगा? सही। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है 54, ठीक है। एक बार अपन को गिवन है जिसके फ्री एंड पे एक मूवमेंट लगा रखा है m0, ठीक है। इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है 4 मीटर लेंथ तक तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है I, और नेक्स्ट जो एडिशनल 4 मीटर लेंथ है हमारे पास, उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन है अपन को वो कितना दे रखा है? 2I। कितना गिवन है? 2I, ठीक है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर इज सब्जेक्टेड टू एंड मूवमेंट m0 फुल स्टॉप। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड? फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन क्या होगा? तो अगर मैं बात करूंगा डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, तो देखिए चलिए क्वेश्चन जो हमारे पास है इसको मूवमेंट एरिया मेथड जो हमारे पास है उससे करना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास है वो क्या हो रहा है सर? चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखिए m0 हमारे पास फ्री एंड पे कहीं ना कहीं क्या लगा रखा है? मूवमेंट लगा रखा है। सबसे पहले इसका जो BMD होगा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एडिशनल मेरे पास मूवमेंट यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है। तो जो मेरे पास स्टार्टिंग फ्री एंड पे जो मेरे पास होगा वही मेरे पास होगा कहाँ तक? फिक्स्ड एंड तक। तो इसका मतलब BMD हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं M/EI डायग्राम अगर यहाँ पे बनाऊंगा तो यहाँ पे तो मेरे पास मूवमेंट कितना है? m0, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I। तो इसका मतलब यहाँ पे तो मेरे पास इंटेंसिटी रहेगी M/EI की कितनी? M/EI। लेकिन जैसे ही मैं जाऊंगा स्पान 4 मीटर एडिशनल पे, तो यहाँ पे मेरे पास कहीं ना कहीं I कितना हो चुका है? 2I। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा? m0/2EI। तो डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड की अगर मैं बात करूंगा तो डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड जो मेरे पास होगा, ये मेरे पास जो होगा वो कितना हो जाएगा? मेरे पास इस पर्टिकुलर ये जो मेरे पास M/EI डायग्राम है इसका एरिया और इनटू इसकी फ्री एंड से मेरे पास CG। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ से इसकी जो हमारे पास CG होगी वो कितनी होगी हमारे पास? 2 मीटर। कितनी होगी? 2 मीटर। और इसका एरिया कितना होगा इस पूरे डायग्राम का? तो वो होगा हमारे पास m0/EI इंटू 4 मीटर, रेक्टेंगुलर डायग्राम बिल्कुल। और इसकी CG कितने पे एक्ट कर रही होगी? 2 मीटर पे। तो ये तो हमारे पास ये हो गया। प्लस अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इस डायग्राम का, ये जो मेरे पास M/EI दूसरा जो स्पान है मेरे पास, इसका एरिया कितना हो जाएगा? m0/2EI इंटू 4 मीटर, और इसकी CG जो होगी हमारे पास फ्री एंड से वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी हमारे पास 4 मीटर प्लस 2 मीटर, इसका मतलब 6 मीटर। जैसे ही मैं इसको ऐड करके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20 m0/EI। कितना आ जाएगा? 20 m0/EI। इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 20 m0/EI। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट 1, एट द
एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कॉमा शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज जीरो। कि अगर हम लोग बात करेंगे जहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगी वहाँ पे शियर स्ट्रेस हमेशा क्या होगी, जीरो। ठीक है, चलो देखते हैं। और स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जहाँ पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, ऑलवेज जीरो। तो अगर अपन बात करें जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस हमारे पास जीरो, जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगी वहाँ पे शियर स्ट्रेस जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, जीरो। बेंडिंग स्ट्रेस की अगर अपन बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। अगर एक शाफ्ट का अगर मैं बनाऊं तो बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम कुछ इस तरीके से हमारे पास बनता है। तो अगर अपन बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस की, तो बेंडिंग स्ट्रेस जो हमारे पास होती है, बेंडिंग स्ट्रेस जो हमारे पास होती है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी अपन को, मैक्सिमम क्या देखने को मिलेगी, मैक्सिमम। तो अगर मैं बात करूंगा बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे मैक्सिमम होगी और शियर स्ट्रेस का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ मेरे पास इस तरीके से बनेगा। तो जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगी वहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होगी, जीरो। लेकिन जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो है वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जो मेरे पास है वो जीरो हो भी सकती है और वो नहीं भी। तो इसीलिए अगर मैं बात करूँगा स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास क्या है, सही, जबकि स्टेटमेंट सेकंड हमारे पास क्या है, फॉल्स। इसका मतलब ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही। क्या हो जाएगा, सही। चलिए, तो अगर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 56 की, क्वेश्चन नंबर 56 की, एक कैंटिलीवर बीम स्पान, एक कैंटिलीवर बीम स्पान एल is subjected to a couple M at its free end, comma the shear force in the beam is। एक कैंटिलीवर बीम है हमारे पास जिसका स्पान है L और सब्जेक्टेड टू ए कपल लग रहा है इस पे फ्री एंड पे, द शियर फोर्स इन द बीम इज, ये रहा। तो अगर मैं बात करूं एक कैंटिलीवर सेक्शन है हमारे पास जिसकी लेंथ है हमारे पास L, एक यहाँ पे मूवमेंट अपने पास लगा हुआ है, शियर फोर्स डायग्राम पूछ रहा है। तो केवल और केवल यहाँ पे मूवमेंट है, इसीलिए अगर मैं शेयर फोर्स की बात करूंगा तो शेयर फोर्स यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। इसका मतलब शेयर फोर्स डायग्राम जो होगा और शेयर फोर्स की जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पे वो क्या होगी सर, जीरो। क्या होगी, जीरो। और बेंडिंग मोमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो बचपन की बातें हैं ये तो, और बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा इसके लिए, कांस्टेंट। क्या आएगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल शेयर फोर्स के लिए बात की थी तो इसीलिए जीरो एवरीवेयर। शेयर फोर्स क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, फ्री एंड से लेके फिक्स एंड तक जीरो होगा, हर जगह क्या होगा, जीरो। चलिए, Which of the following is not a method of analysis of indeterminate structure? इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए नहीं है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए नहीं है। तो अगर मैं बात करूंगा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बिल्कुल यूज किया जाता है, स्टिफनेस मेथड बिल्कुल यूज किया जाता है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड बिल्कुल यूज किया जाता है, लेकिन कॉन्जुगेट बीम मेथड जो है हमारे पास वो किसके लिए यूज किया जाता है, डिटरमिनेट बीम्स के लिए। इसके लिए डिटरमिनेट बीम्स के लिए। तो अगर अपन बात करें ऑप्शन डी जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, सही। देखो, मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, डबल इंटीग्रेशन मेथड खूब पढ़ा है अपन ने, मैकुले मेथड बिल्कुल, मूवमेंट एरिया मेथड बिल्कुल सही है, कॉन्जुगेट बीम मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, ये सारे के सारे किसके हैं, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के। किसके, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के। जबकि क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है, इनडिटरमिनेट के लिए। किसके लिए, इनडिटरमिनेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखे भी हैं फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड किस किस के लिए, इंटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए, जैसे कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, एनर्जी मेथड, यूनिट लोड मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करूंगा तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कानीज मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 58 है, अगर इसकी अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है, द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर ए रिजिड फ्रेम एज शोन इन फिगर। जो हमारे पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है रिजिड फ्रेम के लिए वो कितनी होगी। तो अगर अपन बात करें, हमें पता है सर कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो हमारे पास होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारे पास एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस आर ई माइनस 3। क्या होती है हमारे पास, आर ई माइनस 3, बिल्कुल। अब यहाँ पे आर ई की अगर मैं बात करूंगा तो आर ई कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर ई की अगर मैं बात करूंगा आर ई कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर ई हमारे पास हो जाएगा कहीं ना कहीं रिलीज रिएक्शन जो यहाँ पे होंगे हमारे पास वो कितनी हो जाएंगे हमारे पास 3, तो इसके लिए फिक्स्ड है क्योंकि ये, और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 2 इसके लिए और 1 इसके लिए। यहाँ पे केवल वर्टिकल, यहाँ पे मूवमेंट भी
वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ये कितनी हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल 6। कितनी हो जाएंगी आर ई 6, तो 6 माइनस 3, इसका मतलब कितना आ गया हमारे पास, डीएसई तो आ गया हमारे पास कितना, डीएसई आ गया हमारे पास 3। इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की अगर मैं बात करूंगा और शॉर्टकट मेथड अगर अपन यूज करेंगे कौन सा, 3C माइनस आर आर, नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शन, 3C माइनस आर आर। अगर अपन इसको यूज करेंगे तो देखिए 3C रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्लोज लूप को, तो क्लोज लूप कितने हमारे पास, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो ये हमारे पास 2 क्लोज लूप हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया 3 इंटू 2। रिलीज रिएक्शन जो हमारे पास होती है, रिलीज रिएक्शन जो हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास नंबर ऑफ इंटरनल हिंज, जितने मेंबर से कनेक्टेड है -1। तो यहाँ पे पहली अगर मैं हिंज की बात करूंगा कितने मेंबर से कनेक्टेड है, 1 और 2, तो 2 माइनस 1, प्लस दूसरी जो हमारे पास हिंज है वो कितने मेंबर से कनेक्टेड है, तो वो भी हमारे पास कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किससे, वो भी हमारे पास कनेक्टेड है 2 मेंबर से, तो इसका मतलब 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना, बिल्कुल। ये हमारे पास हो गया 6, तो हमारे पास ये हो गया, और 6 माइनस 1 और माइनस 1, यहाँ पे ये इस तरीके से ब्रैकेट लगा लेना तब सही है, ठीक है, अब ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा सर 4, कितना आ जाएगा 4, तो ये हो गया हमारे पास 4, हमारे पास ये है और 3 हमारे पास ये है, तो कितना आ गया टोटल 4 7, कितना आ गया 7, आंसर है 7, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा सही। हमें पता है कि अगर एक रिजिड फ्रेम है, रिजिड अगर एक स्ट्रक्चर है, अगर एक रिजिड फ्रेम या रिजिड स्ट्रक्चर है, तो उस केस में हमें पता है कि डीएसई जो हमारे पास होगा, डीएसई जो हमारे पास होगा वो होता है हमारे पास आर ई माइनस 3, और डीएसआई जो हमारे पास होता है वो होता है 3C माइनस आर आर। क्या होता है 3C माइनस आर आर, शॉर्टकट है, बिल्कुल अच्छा रहता है ये सॉल्व करने के लिए। चलिए फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 59 की, क्वेश्चन नंबर 59 की, इसकी अगर मैं बात करूंगा, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट द एंड बी, एट द एंड बी, यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट द एंड बी फॉर द गाइडेड बीम एज shown in the figure below considering the beam to be held rigidly at B। यहाँ पे ये held पोजीशन में है B पर, अगेंस्ट रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, एंड टू सपोर्ट लोड W, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास रोलर है वो कैसा रोलर है, गाइडेड रोलर, कैसा रोलर है, गाइडेड रोलर। तो यहाँ पे रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हेल्डिंग जो है वो क्या है सर, पॉसिबल है। तो यहाँ पर कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा उसकी बात हो रही है सर, उसकी बात हो रही है। तो अगर मैं बात करूंगा, लेट द डिफ्लेक्शन एट द एंड बी ड्यू टू लोड डब्ल्यू बी डेल्टा, तो यहाँ पे जितना हमारे पास डिफ्लेक्शन होने वाला है एक डब्ल्यू लोड के कारण, वो अपन ने कितना मान लिया सर, डेल्टा मान लिया, कितना मान लिया, डेल्टा मान लिया। अगर मैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट की बात करूंगा एट एंड ए और एट एंड बी, अगर मैं दोनों पे ही फिक्स्ड एंड मूवमेंट की बात करूंगा, तो हमें पता है सर फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो हमारे पास होता है, जब फार एंड हमारे पास क्या होगा, जब फार एंड हमारे पास हिंज्ड और फिक्स्ड होते हैं, तो उस केस में हमारे पास फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो हमारे पास होता है वो कितना होता है 6 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर, और दूसरा जो हमारे पास एंड है इस पे कितना जनरेट हो जाएगा, इस पे तो हमारे पास होगा कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, जबकि अगर मैं बात करूंगा इसमें भी कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये भी कितना होगा सर 6 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। अगर मैं मूवमेंट लूंगा पॉइंट बी के अबाउट, अगर मैं मूवमेंट लूंगा पॉइंट बी के अबाउट, तो देखिए मूवमेंट किस तरीके से आएगा, मूवमेंट आएगा हमारे पास एक तो इसका मूवमेंट, एक प्लस इसका मूवमेंट और माइनस W इंटू एल, माइनस W इंटू एल, तो जो हमारे पास है MA प्लस MB माइनस WL इक्वल टू 0। जैसे ही इसको अगर मैं बात करूंगा तो MA प्लस MB इक्वल टू WL, और MA MB क्या है बराबर, तो 2MB इक्वल टू WL, तो MB बराबर कितना आ जाएगा WL/2, कितना आ जाएगा WL/2, तो ये मेरे पास आ गया कितना WL/2। इसका मतलब ऑप्शन जो हमारे पास सी है वो क्या हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की अगर मैं बात करूंगा, तो एक स्टील मेंबर M हैज रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू लाइव लोड, वेयर एज अनदर मेंबर N हैज रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड लोड, फुल स्टॉप। एज पर IS 800/2007 द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशो परमिटेड इज, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशो जो होगा वो कितना होगा। अगर मेरे पास एक मेंबर है उसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं M मेंबर में वो केवल लाइव लोड के कारण हो रही हैं,
जबकि अगर मैं बात करूँगा एन मेंबर जो मेरे पास है उसमें विंड लोड के कारण हमारे पास स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। तो हमें पता है सर कि अगर मेरे पास बात करूँ अगर एक टेंशन मेंबर है तो उसमें उसमें अदर देन विंड लोड और सीस्मिक फोर्सेस के कारण जो हमारे पास कहीं ना कहीं स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। इसका मतलब इसके अलावा अगर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं तो कौन सा लोड हो गया, लाइव लोड। तो इसका मतलब इसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, 180। जबकि अगर मैं बात करूंगा किसके लिए, अगर मैं बात करूंगा ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन ए रूफ ट्रस और ए ब्रेसिंग सिस्टम बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक। तो यहाँ पे विंड और अर्थक्वेक के कारण जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है अपने पास 350। कितना, 350। तो अगर मैं बात करूंगा इसके लिए 350 और उसके लिए कितना 180। तो इसका मतलब यहाँ पे लाइव लोड के कारण, अब लाइव लोड हमें किसके कारण दे रखा था, एम के कारण या एन के कारण, लाइव लोड हमारे पास एम है। तो ये हमारे पास एम हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, एन हो गया। तो अब बोल रहा है सिलेंडरनेस रेशियो जो हमारे पास होगा, द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो परमिटेड इज, सिलेंडरनेस रेशियो जो हमारे पास होगा वो ज्यादा होगा एन के लिए, वो ज्यादा होगा किसके लिए सर, एन के लिए। तो इसका मतलब कम होगा किसके लिए, एम के लिए, लेस फॉर एम देन दैट ऑफ एन। तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही, क्या हो जाएगा, सही। चलिए, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है सर 350 जो होगा वो 180 से क्या होगा, ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 61 है हमारे पास वो क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है अपन को ए सिंगल एंगल इज कनेक्टेड बाई, a single angle is connected by one leg only, full stop if the area of outstanding leg is x comma net area of connecting leg is y and k is the reduction factor whose value is less than 1 and k is the reduction factor whose value is less than 1, then the net effective area of angle in tension will be। तो नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ एंगल जो होगा टेंशन में वो कितना होगा। तो अगर मैं बात करूंगा ये हमारे पास एक कहीं ना कहीं क्या है, सिंगल हमारे पास एक एंगल है जो कि एक लेग से कनेक्टेड है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूंगा ये हमारे पास जो लेग है इसकी वो कौन सी है, आउटस्टैंडिंग लेग, जिसका एरिया अपन को एक्स दे रखा है। ये हमारे पास कनेक्टेड लेग है जिसका एरिया अपन को कितना दे रखा है, वाई दे रखा है। हमें पता है कि नेट एरिया जो हमारे पास होगा इस केस में वो कितना होगा, ए नेट इक्वल्स टू एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग इन प्लस के टाइम्स ऑफ एरिया इनटू एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। तो ये कितना हो जाएगा, वाई प्लस के इंटू एक्स, और यही हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी है, सही है। ये स्टैंडर्ड केस है, बेसिकली आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर अगर मैं बात करूं, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62, the distance between the centers of two adjacent fasteners in a line comma lying in the direction of stress in tension member should be, so distance between the centers of two adjacent fasteners in a line lying in the direction of stress in the tension member, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस की अगर लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस अगर इसकी अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब ये बात करना चाह रहा है कहीं ना कहीं किसकी, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारे पास पिच और एक होती है हमारे पास कहीं ना कहीं क्या, गेज डिस्टेंस। तो अगर मैं पिच की अगर मैं बात करूँ तो पिच होती है हमारे पास पैरेलल टू द फोर्स, क्या होती है, पैरेलल टू द फोर्स। अगर मैं टेंशन मेंबर की बात करूंगा उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम पिच जो होती है वो होती है मिनिमम ऑफ 16 टी और 200 mm। इसीलिए ऑप्शन जो हमारे पास हो जाएगा, अगर यहीं पे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस अगर बोल देता तो हमारे पास हो जाता है ये गेज डिस्टेंस, जिसके लिए हमारे पास हो जाता है 12 टी और 200 mm विच एवर इज लेस। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 16 टी और 200 mm विच एवर इज लेस, ऑप्शन ए सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, एज पर IS 800 पर्लिन्स आर डिजाइंड एज, पर्लिन्स जो होती है हमारे पास उनको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग सबको पता है कि पर्लिन जो डिजाइन होती है वो ऐसे कंटिन्यूस सेक्शन की तरह या कंटिन्यूस मेंबर की तरह अपन उसको डिजाइन करके चलते हैं, या कंटिन्यूस बीम की तरह उसको अपन डिजाइन करके चलते हैं। स्टील में हमारे पास क्वेश्चन जो होता है कहीं ना कहीं पर्लिन्स की जो भी डिजाइन होती है रूफ ट्रस के ऊपर वो किस तरीके से होती है, एज ए कंटिन्यूस बीम, ठीक है, ऑप्शन सी कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है सर,
what is the minimum period before striking the formwork to RCC slab with props to be refixed immediately after removal of formwork। तो यहाँ पे ये स्ट्रिपिंग का क्वेश्चन है कि कितने दिन बाद हम फॉर्मवर्क को हटा सकते हैं आरसीसी स्लैब के केस में। तो हमें पता है सर मिनिमम पीरियड जो होता है हमारे पास आरसीसी स्लैब से कहीं ना कहीं स्ट्रिपिंग या फॉर्मवर्क को हटाने का, उसकी अगर अपन बात करें तो वो होता है 3 डेज। कितना होता है? 3 डेज, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं वर्टिकल मेंबर के लिए, तो वर्टिकल मेंबर के लिए हमारे पास कितना होता है? 24 से 48 घंटे, है ना। बिल्कुल, तो ऑप्शन डी हमारे पास सही हो जाएगा। चलिए, ये दिया भी है हमारे पास 16 से 24 घंटे, 3 डेज, 7 डेज, 7 डेज और 14 डेज, और कितना होगा? 14 डेज और 21 डेज। पूरी टेबल बनवा रखी है आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, a reinforced cement concrete beam comma having vertical distance between the center of upper and lower arms of the bent up bar equal to 20 centimeter, width दे रखी है अपन को 15 centimeter and a span length of 10 meter, comma is to be casted, what is the length of a single longitudinal reinforcement bar required if the bar is cranked by 45 degree at both ends nearest to the decimal value। ये हमारे पास कहीं ना कहीं बेंडिंग ऑफ बार से क्वेश्चन है। तो बेंडिंग ऑफ बार की अगर मैं बात करूंगा, ये हमारे पास एक स्ट्रेट बार है जिसकी लेंथ हमारे पास 10 मीटर। इसको अगर मैं इस तरीके से क्या करता हूँ, बेंड करता हूँ, तो बेंड करने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सिंगल लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार रिक्वायर्ड इफ द बार इज क्रैंक्ड बाई 45 डिग्री एट बोथ एंड्स। अगर दोनों एंड पर अगर मैं उसको 45 एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे क्या करता हूँ, बेंड कर देता हूँ, तब मुझे कितनी लेंथ की आवश्यकता होगी। तो अगर मैं बात करूंगा, देखिए बार को बेंड करने के बाद ये टोटल हमारे पास लेंथ कितनी थी? 10 मीटर। अब अगर मैं बात करूं तो मुझे जो लेंथ चाहिए वो देखो, अगर मुझे इस बार की लेंथ अगर चाहिए तो इस बार की लेंथ मुझे कैसे मिलेगी? एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मेरे पास, फिर मुझे जो लेंथ चाहिए वो कौन सी चाहिए? ये वाली लेंथ मुझे चाहिए। फिर कौन सी चाहिए मुझे? ये वाली लेंथ मुझे चाहिए। और कौन सी चाहिए मुझे? ये वाली लेंथ। और कौन सी चाहिए मुझे? ये वाली लेंथ। ठीक है, तो अगर मुझे ये लेंथ चाहिए तो इसका मतलब, लेकिन अगर मैं बार के केस में बात करूंगा तो बार के केस में अपन किस तरीके से चल रहे हैं? ऐसे 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 और ऐसे, जबकि मुझे लेंथ जो चाहिए वो कैसी चाहिए? स्ट्रेट। कैसी चाहिए? स्ट्रेट। तो इंक्लाइंड ये वाला जो मेरे पास एंगल है वो मेरे पास 45 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बेस माना है वो अपन ने मान लिया डी, और ये जो हमारे पास कहीं ना कहीं हाइपोटेनियस है इसका, वो अपन ने मान लिया है कितना? सी। कितना मान लिया है? सी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखिए ये मेरे पास जो हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा? देखो, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल चाहिए, बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूंगा लेंथ और रीइंफोर्समेंट बार, तो ये जो मेरे पास लेंथ है, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं कैसे चला? यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर मैं चलूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, इस तरीके से मैं चलूंगा। तो टोटल जो मेरे पास लेंथ है वो कितनी है? 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर में अगर मैं बात करूंगा तो ये जो मेरे पास लेंथ है, अगर मैंने इस देखिए एल टोटल, उसमें अगर मैंने 2c को ऐड कर लिया, एल मेरे पास टोटल लेंथ थी, उसमें अगर मैंने 2c को ऐड कर लिया तो इसका मतलब ये मेरे पास लेंथ ज्यादा मैंने ऐड कर ली। लेकिन अगर यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है तो ये हाइट और ये हाइट मेरे पास बराबर होंगी, तो मैंने 2d को ही क्या कर दिया वहां पे? माइनस। क्या कर दिया? माइनस। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो मैंने बोला एल है मेरे पास 10 मीटर प्लस, अगर मैं इसकी बात करूंगा, अगर मैं सी को कैलकुलेट करने की बात करूंगा तो सी जो हमारे पास है वो सिंपल सा निकल के आ जाएगा। सी जो हमारे पास होगा वो सिंपल सा निकल के आ जाएगा। देखो ये क्या है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितनी है? 0.2। कितना है? 0.2। तो ये मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 0.2 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं साइन 45 डिग्री की बात करूंगा तो साइन 45 डिग्री जो मेरे पास हो जाएगा, ये होता है हमारे पास साइन क्या होता है? ये होता है मेरे पास परपेंडिकुलर, मतलब 0.2 अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब अपॉन सी। तो सी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 0.2 अपॉन साइन 45। तो अपन ने सी की जगह पे क्या रख दिया? 0.2 अपॉन साइन 45। और अगर मैं बात करूंगा सिमिलरली डी की जगह पे क्या रख दिया? 0.2 अपॉन टेन 45। जैसे ही यहाँ से सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ जाएगा कितना? 10.17 मीटर। कितना आ जाएगा? 10.17 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा? सही। क्या हो जाएगा? सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 66 है, एज पर IS 456/2000 the organic content of water used for making concrete should not be more than, एज पर IS 456 आरसीसी की बात कर रहा है।
आरसीसी की बात कर रहा है कि आरसीसी के केस में अगर मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक कंटेंट जो वाटर में होना चाहिए, जो कि अपन कंक्रीट बनाने के लिए यूज करेंगे, वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंटेंट अपने पास ज्यादा नहीं होना चाहिए 200 से। कितने से सर? 200 से। और अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूंगा तो 3000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूंगा सल्फेट की तो 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूंगा क्लोराइड की, तो क्लोराइड की अगर अपन बात करेंगे तो पीसीसी के लिए तो अपने पास कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 2000 से। जबकि अगर मैं आरसीसी के लिए अगर बात करूंगा तो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 500 मिलीग्राम पर लीटर से। सस्पेंडेड मैटर की अगर अपन बात करेंगे तो वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास ऑर्गेनिक मैटर के लिए पूछा था, तो इसका मतलब कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 200 से। कितने से? 200 से। चलिए, फिर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास लैप लेंथ का। लैप लेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन। तो कंप्रेशन में जो हमारे पास कहीं ना कहीं लैप लेंथ है वो कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो कंप्रेशन में अगर अपन बात करेंगे, हमें पता है कि लैप लेंथ जो हमारे पास होती है, लैप लेंथ जो हमारे पास होती है, जो अपन लैपिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट की जो लैपिंग कर रहे हैं, वो कितने से कम नहीं होनी चाहिए अगर मेरे पास बार जो है वो किसमें है? कंप्रेशन में। किसमें? कंप्रेशन में। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, मैंने बोला कोडल प्रोविजन है कि लैप लेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन 24 पाई। अगर लैप लेंथ जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट है, अगर वो फ्लेक्सुरल टेंशन में है, फ्लेक्सुरल टेंशन शैल बी ग्रेटर देन ऑफ एलडी मतलब डेवलपमेंट लेंथ और 35। अगर लैप लेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट इन डायरेक्ट टेंशन की अगर बात करें, इन डायरेक्ट टेंशन शैल बी ग्रेटर ऑफ 2LD और 35, वेयर LD इज द डेवलपमेंट लेंथ। तो कंप्रेशन की केवल बात कर रहा था, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 24/5। चलिए, नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है? फॉर ए 43 ग्रेड सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 8112 2013, द मैक्सिमम अलाउड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज इज। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम जो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, टाइम आफ्टर विच स्ट्रेंथ मेजर्ड, जितने टाइम के बाद अपने स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास मेगा पास्कल में जो है वो ये है। तो मिनिमम जो हमारे पास स्ट्रेंथ होगी 27 आवर्स प्लस माइनस 1 आवर, वो होगी हमारे पास 23 होगी हमारे पास 3 दिन की अगर मैं बात करूंगा तो 23 होगी। अगर मैं बात करूंगा 7 डेज की, तो ये हमारे पास होगी लगभग कितनी? ये हमारे पास होगी 33। अगर मैं 28 डेज की बात करूंगा तो ये होगी हमारे पास 43। लेकिन अगर अपन बात करेंगे 20 ये हमारे पास है, ये हमारे पास है 28 डेज। और अगर मैं इसमें भी बात करूंगा 28 डेज में मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम के लिए कितनी होगी हमारे पास? 58। कितनी होगी? 58। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही। अगर मिनिमम पूछता तो ऑप्शन क्या हो जाता? बी। मिनिमम पूछता तो ऑप्शन क्या हो जाता? बी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए। चलिए, 68 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 69, फॉर ए आरसीसी फुटिंग ऑफ साइज 3 मीटर इंटू 2 मीटर, the ratio of reinforcement to be provided in the central band width to the total reinforcement in the short direction shall be। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अपन से एक आरसीसी की फुटिंग है हमारे पास 3 मीटर इंटू 2 मीटर की, उसमें जो रेशियो ऑफ रीइंफोर्समेंट है टू बी प्रोवाइडेड इन द सेंट्रल बैंड विड्थ टू द टोटल रीइंफोर्समेंट इन द शॉर्ट डायरेक्शन शैल बी। तो ये अपन पढ़ते हैं आरसीसी में, reinforcement in the central band width upon total reinforcement in short direction। ये जो हमारे पास होता है एरिया ऑफ reinforcement in central band equals to 2 upon बीटा प्लस 1 इंटू टोटल AST। क्या होता है? टोटल AST। ये अपने फॉर्मूला पढ़ा है बिल्कुल, टोटल AST इन शॉर्ट डायरेक्शन। तो अगर बी की अगर अपन बात करेंगे, बीटा की अगर अपन बात करेंगे, तो बीटा हमारे पास रेशियो होता है किसका? लॉन्गर साइड टू द शॉर्टर साइड ऑफ द फुटिंग का। तो लॉन्गर साइड हमारे पास 3 मीटर है और शॉर्टर साइड कितनी है? 2 मीटर। इसका मतलब बीटा कितना आ गया अपने पास? 1.5। कितना आ गया? 1.5। और जैसे ही अगर अपन इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2 अपॉन 1.5 प्लस 1। तो ये अपने पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0.8। कितना आ जाएगा? 0.8 टाइम्स ऑफ एक्स। और एक्स हमारे पास क्या है? टोटल AST। क्या है? टोटल AST। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.8 टाइम्स ऑफ एक्स। तो डी हो गया अपने पास ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास 70, क्वेश्चन नंबर 70, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल्स कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली फॉर ए हाइट मोर देन 6 मीटर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए,
पूरा लिखा हुआ है, ग्रेविटी वॉल, रिटेनिंग वॉल, सारी के बारे में। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, इन ए रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर फॉर क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वन सैंपल कंसिस्ट ऑफ एक्स नंबर ऑफ स्पेसिमेन, one sample consists of x number of specimen, full stop. These specimen are tested at 28 days and average strength of these x specimen is considered as test result of the sample, comma, provided the individual variation in the strength of the specimen is not more than plus minus y% of the average strength, full stop. The value of x and y as per the IS 456 2000 R। सिंपल सा है, इतनी बड़ी थ्योरी दे दी लेकिन सिंपल सा पूछ रहा है कि जो अपन स्पेसिमेन लेते हैं टेस्ट के लिए, क्यूब के लिए स्पेसिमेन जो लेते हैं वो कितने लेते हैं, तो वो लेते हैं सर अपन 3। कितने लेते हैं? 3। और उनका जो अपन 3 स्पेसिमेन जो सैंपल है हमारे पास, उनका अगर अपन क्या लेंगे, 3 जो अपने पास सैम्पलिंग है उनका अगर अपन स्ट्रेंथ देखेंगे तो उनमें वेरिएशन जो होना चाहिए वो प्लस माइनस 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। कौन सा हो गया? डी। इतनी सी बात पूछ रहा था। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द क्रिटिकल सेक्शन फॉर कंप्यूटिंग design shear force in an RC beam where the support exert a compressive reaction is। तो अगर अपन बात करेंगे shear के केस में, हमें पता है कि क्रिटिकल सेक्शन जो हमारे पास होता है वो फेस ऑफ द सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पे होता है? d डिस्टेंस पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास a डिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। बिल्कुल shear के केस में, इसके केस में shear के केस में, ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 अपन को क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ डिविजनल आइलैंड? डिविजनल आइलैंड जो होता है उसका पर्पस क्या है? तो डिविजनल आइलैंड जो हमारे पास है, देखा होगा आप लोगों ने, रोटरी पे जो अपन आइलैंड प्रोवाइड कराते हैं डिविजनल आइलैंड, उसका पर्पस होता है ट्रैफिक को बाइफरकेट करना और अलग अलग लेन से अलग अलग लेन में उसको डिवाइड करना। तो अगर मैं बात करूंगा टू सेग्रीगेट अपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक इन ए मल्टीपल लेन हाईवे, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ट्रैफिक को अलग अलग डायरेक्शन में वो क्या करता है सर? सेग्रीगेट कर देता है और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को क्या करता है सर? कम करता है। क्या करता है? कम करता है। चलिए तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74। क्या बोल रहा है? IRC कोड नंबर 37 1985 डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो अगर मैं IRC कोड नंबर 37 की अगर मैं बात करूंगा, IRC कोड नंबर 7 जो हमारे पास 37 जो हमारे पास है, हमें पता है IRC 53 जो हमारे पास होता है वो IRC 58 जो हमारे पास होता है वो रिजिड पेमेंट के लिए होता है, जबकि 37 जो हमारे पास होता है वो किसके लिए होता है? डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो इसका मतलब डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट टेकिंग क्यूमुलेटिव एक्सियल लोड्स एंड CVR इनटू अकाउंट। और हमारे पास जो IRC 58 जो हमारे पास होता है वो किसके लिए होता है? डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 75। द रोड क्लासिफिकेशन सिस्टम विच कैटेगराइज्ड द रोड्स इनटू 3 क्लासेस, प्राइमरी सिस्टम, सेकेंडरी सिस्टम एंड टर्शरी सिस्टम, was adopted in India in। तो अगर मैं बात करूंगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये थर्ड 20 ईयर प्लान में लिया गया था। तो अगर मैं बात करूंगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 76 है, इसकी अगर मैं बात करूं, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इन लॉस एंजलस एवरेजन टेस्ट ऑफ एग्रीगेट्स, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम मशीन एंड सीव्ड ऑन विच साइज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो अगर मैं लॉस एंजलस अगर एवरेजन टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा एग्रीगेट के लिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास टेस्ट करने के बाद जो हमारे पास क्रस्ड मटेरियल होता है उसको पास कराया जाता है सर
1.7 mm की सीप से, किसके 1.7 mm की सीप से। जबकि अगर मैं हार्डनेस या और अगर मैं टेस्ट की अगर बात करूंगा तो वहां पे जो सीप यूज की जाती है वो कितनी है 2.36 mm की सीप, कितनी 2.36 mm की सीप। तो अगर मैं लॉस एंजलस एवरेजन टेस्ट ऑफ एग्रीगेट की अगर बात करूंगा तो उसके लिए कितनी 1.7 mm। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 77। एज फार एज पॉसिबल द अलाइनमेंट ऑफ ए ब्रिज शुड बी, जितना पॉसिबल हो सकता है ब्रिज का अलाइनमेंट जो अपन को रखना चाहिए वो कैसा रखना चाहिए, तो वो रखना चाहिए सर स्क्वायर। कैसा रखना चाहिए स्क्वायर, मतलब ब्रिज हमारे पास जो है वो इस तरीके से ब्रिज है और इसके नीचे से क्या जा रही है सर रिवर। तो अगर अपन स्क्वायर इसको रखेंगे तो एक तो हमारे पास जो भी हमारे पास ब्रिज का स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रेशर जो लगता है वाटर के कारण वो क्या लगता है कम, वो क्या लगता है कम। तो इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास कहीं कहीं ये जो हमारे पास अलाइनमेंट रहे वो कैसा रहे स्क्वायर, कैसा स्क्वायर। चलिए उसके बाद अपन स्क्यू भी यूज कर सकते हैं, मतलब स्क्यू मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पर, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पर ये वाटर जा रहा है, मतलब अदर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री तो हमारे पास किसके लिए हो गया स्क्वायर के लिए। और अगर किसी भी एंगल पे अदर देन 90 डिग्री नॉट इक्वल टू 90 डिग्री वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा स्क्यू, कौन सा हो जाएगा स्क्यू अलाइनमेंट, ठीक है ना बिल्कुल। और कर्व्ड जो हमारे पास हो जाएगा वो हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे नहीं, वो कर्व्ड हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 78 जो हमारे पास है वो क्या है, द आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व फॉर द समिट कर्व इज। तो आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व जो हमारे पास होती है समिट कर्व की वो होती है हमारे पास सर्कुलर कर्व। कौन सी होती है सर्कुलर कर्व, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर सर्कुलर अगर अपन यूज करते हैं तो यहाँ पे जो साइड डिस्टेंस की प्रॉब्लम है हमारे पास वो क्या हो जाती है खत्म, क्या हो जाती है खत्म। मतलब हर जगह पे कहीं पे भी अपन होंगे सर्कुलर कर्व पे तो साइड डिस्टेंस जो अपन की विजिबिलिटी होगी वो प्रॉपर होगी हर एक लोकेशन पे। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सर्कुलर कर्व, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, द इनिशियल कॉन्केविटी इन द लोड पेनिट्रेशन कर्व ऑफ ए सीवीआर टेस्ट इज नॉट ड्यू टू। जो हमारे पास कहीं ना कहीं इनिशियल कॉन्केविटी इन द लोड पेनिट्रेशन कर्व ऑफ ए सीवीआर टेस्ट इज नॉट ड्यू टू। तो इनिशियल जो कॉन्केविटी होती है वो किसके कारण नहीं होती है, तो हमें ये पता अगर है कि किस किस के कारण होती है तो हम लोग ये देख लेंगे किसके कारण नहीं होती है। तो अगर मैं बात करूंगा अगर जैसे ही अपने पास प्लंजर है, अगर अपन कहीं ना कहीं कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं अपन लोड पेनिट्रेशन कर्व की अगर मैं बात करें सीवीआर में, तो जो हमारे पास कहीं ना कहीं सॉइल है अगर वो सॉफ्ट है तब भी अगर मैं बात करूंगा सीवीआर टेस्ट में अगर सॉइल सॉफ्ट है तब भी हमारे पास कहीं ना कहीं एकदम से अपन को सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो उसके कारण हमारे पास कहीं ना कहीं इनिशियल कॉन्केविटी अपन को ग्राफ में देखने को मिलती है। या फिर अगर मैं बात करूं ये मेरे पास सॉइल जो है वो इंक्लाइंड नेचर की है या लोड जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर ना लग के कैसा लग रहा है इंक्लाइंड अगर नेचर में लग रहा है तब भी हमारे पास कॉन्केविटी आने के चांसेस रहते हैं। और अगर हम बात करूंगा कि जो हमारे पास कहीं के टॉप सरफेस अगर जो है वो अनइवन है प्लेन नहीं है, अनइवन अगर है तब भी मेरे पास क्या रहेगा चांसेस इनिशियल कॉन्केविटी आने के उस पर्टिकुलर लोड और पेनिट्रेशन के ग्राफ में। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा ऑप्शन बी जो हमारे पास है अनइवन टॉप सरफेस ये हो इसके कारण इनिशियल कॉन्केविटी होती है। हाई इम्पैक्ट टू स्टार्ट ऑफ द लोडिंग ये कोई हमारे पास रीजन ही नहीं है कि हाई इम्पैक्ट दे दिया हमने स्टार्ट ऑफ लोडिंग में इसीलिए हमारे पास क्या आ गई कॉन्केविटी, नहीं ऐसा नहीं है। सॉइल जो हमारे पास है वो कैसी है सॉफ्ट इसीलिए ये काम हो रहा है, ठीक है ना बिल्कुल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 80 की अगर मैं बात करूंगा तो इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द IRC 58 2011 guidelines for rigid payment design consider the following pair of statement, consider the following pair of statement। IRC 58 की बात कर रहा है और IRC 58 जो हमारे पास है अभी मैंने बताया आप लोगों को किसके लिए होता है रिजिड पेमेंट के लिए, किसके लिए होता है सर रिजिड पेमेंट के लिए, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। तो रिजिड पेमेंट के लिए अगर मैं बात करूंगा तो देखिए radius of relative stiffness is directly related to the modulus of elasticity of concrete and inversely related to the Poisson's ratio। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस जो हमारे पास होती है हमें पता है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस क्या होती है L इक्वल टू EHQ अपॉन 12K 1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर की पावर 1/4। तो L जो हमारे पास है वो बोल रहा है कि L जो है वो पॉइजन रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो अगर मैं बात करूँगा एल, देखो अगर एल कब बढ़ेगा, जब म्यू बढ़ेगा तब एल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास म्यू कम होगा, अगर म्यू की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे, यहाँ पे म्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 माइनस म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कम। इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो इसकी वैल्यू अगर कम हो रही है तो एल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब म्यू बढ़ाने पर एल जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो क्या है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सेकंड जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, एल जरूर हमारे पास, एल जो हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के, लेकिन ये जो हमारे पास है म्यू वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है हमारे पास वो क्या हो गया, गलत। क्या हो गया, गलत। ठीक है। सेकंड जो बात बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ स्लैब एंड मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस जो हमारे पास है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, थिकनेस ऑफ द स्लैब से। तो अगर अपन बात करें तो देखिए एल जो हमारे पास है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एच क्यू के। किसके, एच क्यू के। ठीक है। थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड डायरेक्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड डायरेक्शन के, जबकि ऐसा नहीं है। एल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, के के। किसके, के के। तो ऑप्शन स्टेटमेंट बी भी हमारे पास क्या है, गलत। तो दोनों ही फॉल्स हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सर, सही। क्या हो जाएगा, सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 81 की अगर मैं बात करूं तो 81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल्केलिनिटी ऑफ वाटर इन इक्विवेलेंट पर लीटर इज गिवन बाय। सारे के सारे जो मेरे पास कहीं ना कहीं पैरामीटर हैं या जो मेरे पास रिएक्शन है उन सब का मुझे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। फॉर ए वाटर सैंपल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर। CO3 माइनस 2 बराबर कितना दे रखा है मुझे, 3.04 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। एंड द pH ऑफ वाटर कितना दे रखा है मुझे, 9। और फुल स्टॉप द एटॉमिक वेट आर, Ca का मुझे कितना दे रखा है, 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड H+ आर neglected the alkalinity of water sample in milligram per liter as CaCO3 is। तो अगर अपन बात करें alkalinity of water जो अपन से पूछा है, इसकी अगर अपन बात करेंगे, alkalinity of water sample is due to the presence of HCO3 माइनस एंड CO3 माइनस 2। इन दोनों के कारण होती है क्या, एल्कलिनिटी ऑफ वाटर। क्या होती है, एल्कलिनिटी ऑफ वाटर। ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास एल्कलिनिटी है वो हमारे पास क्या होगी सर, टोटल हमारे पास 1 मोल तो है हमारे पास रिएक्शन में किसका, रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो रिएक्शन में 1 मोल तो है मेरे पास HCO3 का, जबकि CO3 माइनस 2 की अगर बात करूंगा कितने मोल हैं, 2 मोल। इसका मतलब टोटल एल्कलिनिटी होगी 1 मोल HCO3 माइनस के कारण और 2 मोल CO3 माइनस 2 के कारण इन टर्म्स ऑफ CaCO3। तो अगर मैं बात करूंगा इसकी तो देखिए 1 मोल जो मेरे पास है, 1 मोल जो मेरे पास है उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है अपन को 2 × 10⁻³ और अगर मैं बात करूं CaCO3 जो मेरे पास है इसका हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा हमारे पास 100। वो कितना होगा, 100। और वैलेंसी जो हमारे पास होगी, वैलेंसी जो हमारे पास है रिएक्शन में, इसमें जो हमारे पास वैलेंसी है वो हमारे पास कितनी है सर, ये हमारे पास वैलेंसी जो हमारे पास है वो कितनी हमारे पास है, 2। कितनी है, 2। तो वैलेंसी अगर हमारे पास 2 है वैलेंसी अगर हमारे पास 2 है तो वैलेंसी से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 50। कितना आ जाएगा, 50। सिमिलरली 2 मोल है हमारे पास CO3 माइनस 2 के, इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 3.04 × 10⁻⁴ और यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी कितने आ जाएगा अपने पास, 50। जैसे ही इस टोटल को अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130.4 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। 130.4 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। इसका मतलब ऑप्शन जो हमारे पास डी है ये क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन जो हमारे पास डी है वो क्या हो जाएगा, सही। ठीक है। चलिए ऑप्शन डी हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास टोटल जेल्डाल नाइट्रोजन इज ए मेजर ऑफ। टोटल जो जेल्डाल हमारे पास नाइट्रोजन है वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये हमारे पास जेल्डाल जो नाइट्रोजन बोली जाती है वो हमारे पास कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, टोटल ऑर्गेनिक और अमोनिया नाइट्रोजन का। टोटल ऑर्गेनिक और अमोनिया नाइट्रोजन का हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही बात है।
तो टोटल जो हमारे पास जल डाल नाइट्रोजन होती है, ये मेजर होता है किस किसका, टोटल ऑर्गेनिक और अमोनिया नाइट्रोजन का। तो अगर अपन बात करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। क्या बोल रहा है ये, ए स्मॉल फिल्टर ऑफ 0.05 मीटर डेप्थ रिमूव्स 90% ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर। एक स्मॉल हमारे पास फिल्टर है जो ऑफ जिसकी डेप्थ हमारे पास कितनी, 0.05 मीटर डेप्थ, ये 90% ऑफ द पार्टिकल को रिमूव कर देता है वाटर में प्रेजेंट के। ठीक है, इफ द पार्टिकल्स रिमूवल रिक्वायर्ड इज 99%, लेकिन पार्टिकल अपन को 99% रिमूव करने हैं, व्हाट शुड बी द डेप्थ ऑफ फिल्टर। तो फिल्टर की डेप्थ कितनी होगी, फिल्टर की डेप्थ कितनी होगी। तो अगर मैं बात करूं, देखिए इतनी डेप्थ का हमारे पास फिल्टर है, इतनी डेप्थ का फिल्टर है हमारे पास, ये 90% कहीं ना कहीं पार्टिकल को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। और हमें चाहिए सर कितना, 99%। कितना, 99%। तो हमें कितना और चाहिए एडिशनली, हमें चाहिए 9%, हमें चाहिए 9%। अब 90% जब इसने रिमूव कर दिया तो बचा कितना, 10%। बचा कितना, 10%। बचा 10%, उसमें से हमें कितना चाहिए, 9%। कितना चाहिए, 9%। तो क्या ये 9% जो होगा वो इस 10% का 90% होगा, हाँ बिल्कुल होगा। ये जो 9% होगा वो इस 10% का कितना होगा, 9%। कितना होगा, 9%। इसका मतलब अब अगर मैं बात करूंगा तो ये 0.05 मीटर जो मेरे पास है वो कितने परसेंट रिमूवल कर रहा है बैक्टीरिया का, 90%। कितना, 90%। तो ये जो मेरे पास 9% एडिशनल मुझे चाहिए, वो बचे हुए का कितना परसेंट है, 90%। इसका मतलब एडिशनल मुझे अब डेप्थ और कितनी चाहिए, मुझे इतनी ही डेप्थ और चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे जो रिमूवल करना है वो कितना करना है, 90%। कितना करना है, 90%। इसका मतलब ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 0.05 मीटर इसके लिए, और 90% ही मुझे 10% के यहाँ पे रिमूव करने हैं, तो इसके लिए भी कितना, 0.05 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। कितना, 0.1 मीटर, मतलब ए। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, वेरियस वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आर लिस्टेड बिलो। अलग अलग हम लोगों को दे रखे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस दे रखे हैं नीचे। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट दे रखा है अपन को, तो फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज प्रोसेसेस इन ए कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट स्कीम इज। तो अगर मैं इसकी बात करूं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज प्रोसेसेस इन ए कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले जो अपन काम करते हैं वो क्या करते हैं, कोगुलेशन और फ्लैकुलेशन। तो सबसे पहले अपन कोगुलेशन ऐड करेंगे, उसके बाद वहां पे फ्लॉक्स बनेंगे तो फ्लॉकुलेशन होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो फ्लॉक्स जब बन जाएंगे तो उनको नीचे डाउन करेंगे तो क्या होगा, सेडिमेंटेशन। क्या होगा, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के बाद अपन क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन, जिसमें करते हैं अपन कौन सा प्रोसेस, क्लोरीनेशन। कौन सा, क्लोरीनेशन। तो हमारे पास सबसे पहले हो जाएगा 4 5 3 1 2। इसका मतलब ऑप्शन जो हमारे पास 4 है वो क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। ये क्या बोल रहा है, सीवर्स ऑफ 375 mm diameter are designated to run at the ultimate peak design flow. Sievers of 375 mm diameter are designed to run at dash the ultimate peak design flow. हमें पता है कि अगर हमारे पास सीवर की जो डायमीटर है हमारे पास, अगर वो 400 mm से कम है तो जो हमारे पास सीवर डिजाइन किया जाता है वो आधी डेप्थ के लिए किया जाता है। अगर 400 mm से 900 mm तक अगर हमारे पास डायमीटर है सीवर का तो वो 2/3 डेप्थ ऑफ के लिए डिजाइन किया जाता है उसको। और अगर 900 mm से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब 3/4 डेप्थ ऑफ सीवर पाइप के लिए उसको क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। यहाँ पर 375 mm है, इसका मतलब 400 mm से क्या है, ये 400 mm से सर ये कम है, इसका मतलब ये डिजाइन किया जाएगा हाफ डेप्थ के लिए। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है सर, ए ग्रिड चैम्बर ऑफ डायमेंशन 12 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 0.8 मीटर लिक्विड डेप्थ हैज ए फ्लो ऑफ 720 मीटर क्यूब पर आवर, फुल स्टॉप। द सरफेस लोडिंग रेट एंड डिटेंशन टाइम ऑफ द ग्रिड चैम्बर वुड बी रेस्पेक्टिवली। तो हम लोगों से पूछा है सरफेस लोडिंग रेट और डिटेंशन टाइम ऑफ द ग्रिड चैम्बर, ये अपन से पूछा है। अपन को पता है सर सरफेस लोडिंग रेट जो हमारे पास होता है वो होता है अपने पास फ्लो रेट अपॉन सरफेस एरिया। क्या होता है,
सरफेस लोडिंग रेट। तो जो फ्लो रेट होगा अपॉन सरफेस एरिया का जो हमारे पास रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, सरफेस लोडिंग रेट कहलाता है। सही बात है, सही बात है। फ्लो रेट अपन को क्वेश्चन में गिवन है कितना है सर, 720 मीटर क्यूब पर आर, 720 मीटर क्यूब पर आर। और अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया मेरे पास जो हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा, देखो ये कितना दे रखा है, ये मेरे पास एल है और ये मेरे पास क्या है बी है और ये मेरे पास क्या है सर एच है। तो इसका मतलब सरफेस एरिया में तो यही इंक्लूड होंगे, तो एल इंटू बी मतलब 12 इंटू 1.5। तो ये हमारे पास कितना आ गया 40 मीटर क्यूब पर आर पर मीटर स्क्वायर, 40 मीटर क्यूब पर आर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस लोडिंग रेट मेरे पास जो आ गया वो कितना आ गया यहाँ से 40,000 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर। डिटेंशन टाइम जो हमारे पास है वो हमारे पास होता है रेशियो किस चीज का, वॉल्यूम अपॉन फ्लो रेट। फ्लो रेट अपन निकाल चुके हैं, मतलब फ्लो रेट हमारे पास है, वॉल्यूम जो हमारे पास है वो कितना हो जाएगा सर एल इंटू बी इंटू एच। तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो गया 12 इंटू 1.5 इंटू 0.8 अपन फ्लो रेट हमारे पास कितना हो जाएगा 720। लेकिन 720 जो हमारे पास है, 720 जो हमारे पास है वो पर आर में है, अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया सर किसमें, मिनट में। इसका मतलब 60 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया अपने पास 1.2 मिनट। कितना आ गया 1.2 मिनट। इसका मतलब हमारे पास 40,000 और 1.2 मिनट, इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है अपन को, क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है अपन को, द ऑर्गेनिक लोडिंग इन लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज 900 kg पर हेक्टेयर मीटर पर डे, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द फिल्टर, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द फिल्टर। तो अगर मैं बात करूंगा एफिशिएंसी ऑफ लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, जो हमारे पास लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो कितना होता है 100 अपॉन 1 प्लस 0.004 म्यू की पावर 1/2। म्यू जो हमारे पास है वो अपन को गिवन है कितना 900 kg पर हेक्टेयर मीटर पर डे। यहाँ पे जैसे ही अपन ने वैल्यू पुट की तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 88.3%। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है सर, द डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन इज मेजर्ड बाई। तो यूफोटिक जोन जो हमारे पास होता है वो मेजर किया जाता है सर सेची डिस्क से, किससे, सेची डिस्क से ये मेजर किया जाता है। एक डिस्क होती है जिसको अपन इमर्स्ड करते हैं उस पर्टिकुलर वाटर में, और जहां पे जाके हमें ये डिस्क दिखना बंद हो जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन बोल देते हैं डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन। क्या बोल देते हैं, डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन। तो ये जो हमारे पास है वो है हमारे पास सेची डिस्क, जिसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट इन केस ऑफ ट्रांसिट थियोडोलाइट। इनमें से कौन सा परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है ट्रांसिट थियोडोलाइट का। तो अगर मैं बात करूंगा एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप लेवल एडजस्टेड टू द पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे पास टेलीस्कोप लेवल की जो हमारे पास एक्सिस होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए किसके, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के, किसके, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के। ठीक है, ऑप्शन बी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज लेवल्ड। बिल्कुल सही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। सही है। एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल एडजस्टेड टू द परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। जो हमारे पास एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल जो होनी चाहिए एडजस्टेड टू द परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रिंगिंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिंगिंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क। नहीं, ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट है। ये क्या है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया सर, परमानेंट एडजस्टमेंट, तो ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट में आता है, तो इसीलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है, गलत, इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 90, क्या है 90। चलिए तो अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, इफ स्मॉल ई इज द क्लोजिंग एरर इन द बियरिंग, इफ स्मॉल ई इज द क्लोजिंग एरर इन द बियरिंग फॉर ए 5-sided traverse, then what will be the correction in the bearing of fifth line। अगर हमारे पास स्मॉल ई जो है वो क्लोजिंग एरर है, हमारे पास बियरिंग है किसमें, 5-sided traverse में, तब अगर मैं बात करूंगा देन व्हाट विल बी द करेक्शन इन द बियरिंग ऑफ द फिफ्थ लाइन। तो अगर अपन बात करें ये हमारे पास अगर एक लाइन है, ये हमारे पास अगर एक लाइन है, तो करेक्शन पहली लाइन में जो हमारे पास करेक्शन होगा, अगर उसकी 5 साइड हैं, 5 साइड अगर किसी भी ट्रेवर्स की हैं, तो पहली लाइन में जो करेक्शन होगा वो कितना होगा, E/5। अगर टोटल मेरे पास कितना है, क्लोजिंग एरर मेरे पास कितनी है, E, 5 साइड हैं, तो इसका मतलब कितना होगा, E/5।
सेकंड लाइन में कितना होगा 2e/5, थर्ड लाइन में कितना होगा 3e/5, फोर्थ लाइन में कितना होगा 4e/5 और फिफ्थ लाइन में कितना होगा 5e/5, जो कि कितना हो जाएगा e, कितना हो जाएगा e। तो ऑप्शन जो हमारे पास सी है वो क्या हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टू मेक द ऑब्जेक्ट्स अपीयर, कि कर्वेचर का जो हमारे पास इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, हाई दिखाता है, ज्यादा दिखाता है, मतलब बड़ा करके दिखाता है, रियल में जो है उससे बड़ा करके दिखाएगा या रियल में जो है उससे छोटा करके दिखाएगा। तो रिफ्रैक्शन का जो हमारे पास है वो तो उसको कहीं ना कहीं जो हमारे पास आइटम है, ऑब्जेक्ट है, उसको बड़ा करके दिखाता है, जबकि अगर मैं बात करूंगा कर्वेचर का जो हमारे पास इफेक्ट है वो उसको क्या कर देता है सर, छोटा। तो लोअर देन द दे रियली आर, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जहां पर वो एग्जैक्ट है उससे क्या दिखेगा नीचे, उससे क्या दिखेगा नीचे। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है 92, द प्लान ऑफ ए सर्वे प्लॉटेड टू ए स्केल ऑफ 10 मीटर to 1 centimeter is reduced in such a way that a line originally 10 centimeter long now measures 9 centimeter, full stop. The area of the reduced plane is measured as 81 centimeter square, full stop. The actual area meter square of the survey is, the actual area meter square of the survey is. तो एक्चुअल एरिया इसने पूछा है, ठीक है सर। तो श्रिंकेज फैक्टर जो हमारे पास है वो कितना होता है, हमारे पास श्रिंकेज फैक्टर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना है, एक लाइन जो हमारे पास 10 सेंटीमीटर लंबी है, नाव कितनी मेजर की जाती है 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब 9/10 कितना होगा श्रिंकेज फैक्टर 0.9 से वो क्या हो चुका है श्रिंक। रिड्यूस्ड प्लान एरिया जो हमारे पास होता है वो क्या होगा, एक्चुअल प्लान एरिया इनटू श्रिंकेज फैक्टर का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। रिड्यूस्ड प्लान एरिया अपन को गिवन है, कितना दे रखा है अपन को 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक्चुअल एरिया अपन से पूछा है। तो रिड्यूस्ड प्लान एरिया इक्वल टू 0.9 श्रिंकेज फैक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल प्लान एरिया। तो एक्चुअल प्लान एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल एरिया ऑफ सर्वे इन मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर दे रखे हैं, 1 सेंटीमीटर जो हमें वो दे रखा सर, 1 सेंटीमीटर जो अपन को गिवन है वो गिवन है किसके बराबर 10 मीटर के बराबर, किसके बराबर 10 मीटर के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास 10 मीटर के बराबर। तो जैसे ही हमने यहाँ पे अपन 100 इंटू 1 सेंटीमीटर किसके बराबर 10 मीटर का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। इसका मतलब ऑप्शन ए जो हमारे पास है वो क्या है सही, क्या है सही। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, ये क्वेश्चन है हमारे पास इन्वर्टेड स्टाफ का, किसका इन्वर्टेड स्टाफ का। ए बेंचमार्क विद रिड्यूस लेवल RL equals to 155.305 meter has been established at the floor of a room, full stop. It is required to find out the reduced level of the undesirable of the roof R of the room using split leveling, full stop. The backside to the benchmark has been observed as 1.5 meter, whereas the foresight of the R has been observed as 0.575 meter. Staff held inverted, full stop. The reduced level of R will be, कि reduced level जो हमारे पास होगा रूफ का वो कितना होगा। तो हमें पता है सर हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास reduced level of benchmark प्लस बैक साइड। बिल्कुल अगर हम लोग इन्वर्टेड केस में अगर बात करें तो हमारे पास मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है ना, दोनों ही चीजें क्या होती है हमारे पास ऐड होती है, कौन सी बैक साइड भी और फोर साइड भी, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालने अपन यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो रिड्यूस लेवल बेंचमार्क का इतना दे रखा है, बैक साइड कितनी हमारे पास 1.5, जैसे ही ऐड किया हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट का जैसे ही हमें क्या निकालना है रिड्यूस लेवल निकालना है, तो वो हो जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसमें फोर साइड क्या करनी है ऐड। तो रिड्यूस लेवल ऑफ R क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इसमें फोर साइड क्या होगी ऐड होगी, क्योंकि इन्वर्टेड स्टाफ का केस है। तो ये कितना आ जाएगा 157.380, इसका मतलब 157.380। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड एरर इफ ए single observation of a unit weight to the standard
यूनिट वेट टू द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑफ यूनिट वेट विल बी। तो अगर मैं बात करूंगा, रेशियो पूछ रहा है हम लोगों से स्टैंडर्ड एरर इफ ए सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए यूनिट वेट टू द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल ऑफ यूनिट वेट विल बी। ठीक है, तो प्रोबेबल एरर इन ए सिंगल मेजरमेंट, प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट विद यूनिट वेट, ये हमारे पास क्या होती है ईएस। प्रोबेबल एरर सिंगल मेजरमेंट में जो हमारे पास होती है वो ईएस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट में समेशन वी स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। और प्रोबेबल एरर जो हमारे पास होती है मीन के लिए वो हमारे पास क्या होती है प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट में समेशन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन माइनस 1। इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो अगर अपन लेंगे इन दोनों का तो ये पूरा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास बचेगा क्या, अपने पास बचेगा केवल अंडर रूट में एन, तो ई एस अपॉन ई एम कितना आ जाएगा रूट एन आ जाएगा हमारे पास। तो यही हमारे पास क्या है रूट एन, मतलब डी हमारे पास क्या है आंसर, क्या है आंसर। चलिए 95 जो हमारे पास है वो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर कॉमा विच इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए कंटूर मैप जिसकी स्केल दे रखी है अपन को 1 in 20,000 ऑफ एन एरिया। ठीक है, full stop, an alignment of a road at a ruling gradient of 4% is to be fixed from the point O and beyond. What should be the radius of the arc with O as the center to get the point of alignment of the next contour on the map, next contour on the map। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग अपन को कंटूर दे रखे हैं अलग अलग लेवल के 10 मीटर 30 मीटर 50 मीटर और 70 मीटर और 70 मीटर। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये 10 मीटर दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है, ये कितना दे रखा है 70 मीटर, कितना दे रखा है 70 मीटर। तो कंटूर इंटरवल जो हमारे पास हो गया वो कितना हो गया, देखो इसका डिफरेंस कितना हो गया 20 मीटर, इसका डिफरेंस कितना हो गया 20 मीटर, इसका डिफरेंस कितना हो गया सर 20 मीटर, कितना हो गया 20 मीटर। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा कंटूर इंटरवल तो हो गया हमारे पास कितना 20 मीटर। फॉर 4% gradient the length needed from one to contour to another, तो 20 मीटर तो हमारे पास कंटूर इंटरवल है और 4% इसकी ग्रेडियंट है, इसका मतलब लेंथ हमारे पास कितनी हो गई 500 मीटर, कितनी हो गई 500 मीटर हमारे पास हो गई। और स्केल जो अपन को दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1 in 20,000, इसका मतलब जैसे स्केल से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी रेडियस ऑफ आर्क जो कि कितनी आ जाएगी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन सी जो हमारे पास है वो क्या है सही है, क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 ग्रुप 1 और ग्रुप सेकंड। ग्रुप 1 कंटेन्स 3 ब्रॉड क्लासेस ऑफ इरिगेशन सप्लाई कैनाल आउटलेट्स फुल स्टॉप। ग्रुप सेकंड रिप्रेजेंट्स हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट। तो बात कर रहा है सर किसकी, पहला है हमारे पास ग्रुप ए में या ग्रुप 1 में हमारे पास क्या है नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, क्यू दे रखा है सेमी मॉड्यूलर आउटलेट और आर जो दे रखा है हम लोग क्या दे रखा है मॉड्यूलर आउटलेट। ग्रुप सेकंड जो हमारे पास है वो क्या बता रहा है, आउटलेट डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन द वाटर लेवल इन बोथ द सप्लाई कैनाल एज वेल एज रिसीविंग द वाटर कोर्स, एज वेल एज रिसीविंग द वाटर कोर्स। तो अगर अपन बात करें तो आउटलेट डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन द वाटर लेवल इन बोथ द सप्लाई कैनाल एज वेल एज द रिसीविंग वाटर कोर्स। तो जहां पे आउटलेट डिस्चार्ज हमारे पास दोनों साइड पे डिपेंड करता है, रिसीविंग पे भी और आउटलेट पे भी, उसको बोलते हैं अपन नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। क्या बोलते हैं नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। जबकि अगर मैं बात करूं आउटलेट डिस्चार्ज इज फिक्स्ड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वाटर लेवल इन बोथ द सप्लाई कैनाल एज वेल एज द रिसीविंग वाटर कोर्स, इसको बोलते हैं अपन मॉड्यूलर आउटलेट। क्या बोलते हैं मॉड्यूलर आउटलेट, जो कि किसी पर भी अगर मैं बात करूँ फिक्स्ड है, दोनों पे क्या है इंडिपेंडेंट, चाहे मैं सप्लाई की बात करूं चाहे मैं रिसीविंग की बात करूं वाटर कोर्स की। ठीक है, आउटलेट डिस्चार्ज डिपेंड्स ओनली ऑन द वाटर लेवल इन द सप्लाई कैनाल। तो आउटलेट डिस्चार्ज जो हमारे पास है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ओनली ऑन द वाटर लेवल इन द सप्लाई कैनाल। ये कहलाता है हमारे पास सेमी मॉड्यूलर, जो कि हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है केवल सप्लाई लेवल पे। ठीक है, सप्लाई कैनाल पे। ठीक है बिल्कुल। तो हमारे पास पी का क्या हो गया, पी का 1 हो गया, क्यू का सेकंड हो गया और पी का 1 हो गया और क्यू का क्या हो गया थर्ड हो गया और आर का क्या हो गया सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर डी, कौन सा हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन बोल रहा है अपन को 97 क्या, द स्ट्रीम विच डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। जिस स्ट्रीम का कोई बेस फ्लो नहीं होता, जिस स्ट्रीम का कोई बेस फ्लो नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं। तो ऐसी स्ट्रीम कहलाती है सर क्या, एफीमेरल स्ट्रीम। क्या कहलाती है, एफीमेरल स्ट्रीम। जिसमें अगर मैं बात करूंगा, जब भी स्टॉर्म आता है तभी इसमें पानी आता है। ये जो हमारे पास रिवर होती है, स्ट्रीम होती है, ये पेरिडियल नहीं होती है। तो इसीलिए ये हमारे पास जो स्ट्रीम है वो क्या कहलाती है सर, एफीमेरल स्ट्रीम कहलाती है, जो कि कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करती है किसमें, बेस फ्लो में। किसमें, बेस फ्लो में। ठीक है सर। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन, वो हमारे पास क्वेश्चन है 98। क्या है सर, 98। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज 25%। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज 25%, कॉमा इट्स परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज 15% एंड स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट इज 1.5 gram per cc. If the depth of root zone of a crop is 80 centimeter, comma the storage capacity of the soil is, comma the storage capacity of the soil is. तो स्टोरेज कैपेसिटी हमें पता है सर सॉइल की क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास डेप्थ ऑफ रूट जोन इनटू गामा डी अपॉन गामा ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। डेप्थ ऑफ रूट जोन अपन को दे रखी है कितनी सर, ये अपन को गिवन है 80 सेंटीमीटर, अपन ने पुट कर दी। ठीक है। गामा डी जो ड्राई यूनिट वेट दे रखा है अपन को, वो कितना दे रखा है, 1.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो ये अपने पास 1.5 हो गया। वाटर का पता है अपन को कितना, 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है ना, बिल्कुल। फील्ड कैपेसिटी जो दे रखी है अपन को 25% दे रखी है, तो 0.25। और अगर मैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा, ये कितना है, 0.15। यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही। क्या हो जाएगा, सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटिंग टू द इरिगेशन रिक्वायरमेंट। के फॉलोइंग टर्म्स को रिलेट करिए इरिगेशन रिक्वायरमेंट से। क्या है सर, कंसेप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट और ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फॉर ए गिवन सेटअप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन। इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो होती है हमारे पास ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और उसके बाद सबसे कम हमारे पास जो होती है वो कौन सी होती है, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जो कि यूज हो चुकी है, जो कि यूज हो चुकी है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही। ठीक है ना, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दे रखा है पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 100 जो हमारे पास है, ये क्या बोल रहा है, ए लैंड इज कंसिडर टू बी प्रोन टू वाटर लॉगिंग व्हेन द वाटर टेबल इज। एक लैंड जो हमारे पास है उसको कब किया जाएगा कंसीडर कि वो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग से इफेक्टेड है, जब हमारे पास वाटर टेबल जो होगी वो कहाँ पे होगी। तो अगर हमारे पास कहीं ना कहीं ग्राउंड सरफेस से अगर हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर जो रह गई है वो हमारे पास कहीं ना कहीं अगर 2 मीटर ही है हमारे पास विद इन 2 मीटर ऑफ ग्राउंड सरफेस, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को अपन मानेंगे कि ये क्या हो चुका है, वाटर लॉक्ड। क्या हो चुका है, वाटर लॉक्ड। चलिए क्या हो चुका है, वाटर लॉक्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 101, इन ए ग्रेविटी डैम कॉमा इफ द रिजल्टेंट फोर्स कट्स द base within the middle third of the body of the dam, the overturning failure will be। तो अगर मैं बात करूंगा डैम में, अगर मेरे पास मिडिल थर्ड रूल हम लोगों को पता है कि अगर कर्व में अगर हमारे पास कोई भी टेंसाइल फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है या कोई भी अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर वो मिडिल थर्ड रूल में अगर वहां पे अप्लाई हो रहा है, तो वहां पे हमारे पास टेंशन फेलियर के भी चांसेस नहीं होते हैं और ना ही वहां पे क्या होगी सर, ओवरटर्निंग। तो इसका मतलब द ओवरटर्निंग फेलियर विल बी नील। क्या होगा सर, नील, कोई भी चांस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, 102 क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट ट्रू, which of the following conditions is not true for a rezyme channel defined by Lacy। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि सही नहीं है, किसके लिए, रिजाइम चैनल के लिए, जो कि लेसी ने डिफाइन किया था।
तो अगर मैं बात करूंगा, पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, द चैनल इज फ्लोइंग इन ए लिमिटेड कोहेरेंट, नहीं, लेसी ने जो दिया था वो इनकोहेरेंट के लिए दिया था, इनकोहेरेंट एलुबियम ऑफ द सेम कैरेक्टर एज दैट ट्रांसमिटेड। तो इसका मतलब यही क्या है सर, गलत है, क्योंकि लेसी ने किसके लिए बात की थी, इनकोहेरेंट के लिए, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 103, ये क्या बोल रहा है सर, द वेलोसिटी फील्ड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाई, तो जो हमारे पास द वेलोसिटी फील्ड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाई, वेलोसिटी जो अपन को गिवन है वो क्या गिवन है, v इक्वल टू a1x प्लस a2y प्लस a3z i प्लस v1x प्लस b2y प्लस v3z प्लस c1x प्लस c2y प्लस c3z वेयर a1 c3 इन दोनों की वैल्यू हमारे पास ये है, तो वैल्यू पूछी हम लोगों से किसकी, b2 की, किसकी, b2 की, ये वैल्यू अपन से पूछी है। अब हमें पता है सर कि अगर हमारे पास फ्लो जो है अगर वो इनकम्प्रेसिबल है, अगर फ्लो जो हमारे पास है अगर वो इनकम्प्रेसिबल है, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, वैलिड होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं तीनों का अगर डिफरेंशिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड, तो मेरे पास a1 प्लस v2 प्लस c3 इक्वल टू ये आ जाएगा, जिसमें से हमें इसकी और इसकी वैल्यू गिवन है, तो b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 2, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा b2 इक्वल टू 2, ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 104 जो हमारे पास है, ये क्या बोल रहा है सर, इफ f1 एंड f2 आर द राउंड नंबर्स of flow before and after the hydraulic jump occurring in a rectangular channel, then अगर F1 और F2 मेरे पास राउंड नंबर हैं किसमें, फ्लो बिफोर एंड आफ्टर हाइड्रोलिक जंप अकरिंग इन ए रेक्टेंगुलर चैनल, तब इनमें से कौन सा रिलेशन जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, हमें पता है हाइड्रोलिक जंप के लिए हमारे पास रिलेशन हमें ये पता है दोनों, y1 अपन y2 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 प्लस 8 f2 का होल स्क्वायर माइनस 1, और y2 अपन y1 की अगर मैं बात करूंगा तो 1/2 ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 प्लस 8 f1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अगर दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से अल्टीमेटली मेरे पास जो इक्वेशन आएगी मेरे पास एक तो ये आई, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो फिर जैसे ही मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो अल्टीमेटली जो अपन को मिलेगा वो मिलेगा अपन को f2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 f1 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 8 f1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। इसका मतलब ये जो हमारे पास है f2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 f1 1 माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 8 f1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, कौन सा हो जाएगा, बी। दोनों जो हमारे पास रिलेशन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन को कुछ इस तरीके से सेट करेंगे जिस तरीके से अपन को ऑप्शन में गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105, कैविटेशन इन फ्लूइड फ्लो अकर्स व्हेन, कैविटेशन फ्लूइड फ्लो में कब अगर होता है, जब हमारे पास प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर से भी क्या हो जाता है, लो या फिर उसके पास। तो ऑप्शन सी, प्रेशर ऑफ फ्लो डिक्रीजेस टू ए वैल्यू क्लोज टू इट्स वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारे पास 105 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 106 की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए ये क्या है, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द shear stress tau, if the relationship between the shear stress tau and the rate of shear strain du upon dy is expressed as tau equals to k du upon dy की पावर n, comma the fluid with exponent n less than is known as। तो अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे पास रिलेशन होता है, ये जो हमारे पास रिलेशन होता है कहीं ना कहीं किस किस के बीच में, ये हमारे पास रिलेशन, ये आपने ग्राफ देखा होगा, चलिए मैं बता देता हूँ कहाँ पे है ग्राफ, यहाँ पे बन ही रहा होगा, बिल्कुल ये रहा। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है तो और डी यू अपॉन डी वाई के बीच में, तो इसके लिए अगर मैं बात करूंगा, जहाँ पे नीचे हमारे पास डायलेटेंट फ्लूइड जो कि थिकर होता है जिसके लिए n ग्रेटर देन 1 होता है, फिर हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड जिसके लिए स्टेल लेंथ, इस तरीके से ग्राफ आती है, ग्राफ आता है हमारे पास, फिर हमारे पास थिनर जो कि हमारे पास n इसके लिए लेस देन 1 होता है, फिर हमारे पास रियोपैक्टिक, और फिर हमारे पास बिंगम प्लास्टिक, फिर हमारे पास सिक्सोट्रॉपिक। तो इसके लिए चाहो तो आप लोग एक ट्रिक याद रख लेना, इसके लिए ट्रिक जो है वो है सर, दिल न्यूटन का
दिल न्यूटन का लूडो रहे बिना थ्योरी के। दिल न्यूटन का लूडो रहे बिना थ्योरी के, क्योंकि कभी कभी अपन भूल जाते हैं कि कौन सा ग्राफ में पहले है कौन सा ग्राफ में बाद में है। दिल मतलब डायलेटेंट, दिल मतलब डायलेटेंट, यहां से स्टार्ट होगा, सबसे नीचे आएगा डायलेटेंट, उसके बाद न्यूटन का मतलब न्यूटोनियन, न्यूटोनियन का लूडो मतलब स्यूडोप्लास्टिक, लूडो मतलब स्यूडोप्लास्टिक, सेम साउंड कर रहे हैं। रहे मतलब रियोपैक्टिक, रहे मतलब रियोपैक्टिक, बिना मतलब बिंगम प्लास्टिक, बिना मतलब बिंगम प्लास्टिक, और थ्योरी मतलब थिक्सोट्रोपिक, थ्योरी मतलब थिक्सोट्रोपिक। चलिए फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि एन क्या है सर। क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में बोल रखा है एन क्या है, लेस देन 1। एन क्या है, लेस देन 1, ठीक है ना, बिल्कुल। तो एन हमारे पास लेस देन 1 है, तो एन लेस देन 1 हमारे पास किसके लिए है, पहले वाले के लिए। इसका मतलब वो क्या है हमारे पास, डायलेटेंट। इसका मतलब ऑप्शन जो हमारे पास है वो कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास, सी। कौन सा हो जाएगा, सी। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो हमारे पास, सॉरी हमारे पास एन, अच्छा लेस देन 1 दे रखा है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, सीडोप्लास्टिक। कौन सा हो जाएगा, सीडोप्लास्टिक। लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 नहीं है। ये ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब पहला जो हमारे पास है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, एन इक्वल टू 1, एन लेस देन 1, एन ग्रेटर देन 1, एन इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एन लेस देन 1। तो वो किसकी बात कर रहा है सर, एन लेस देन 1, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या है, व्हाट shall be pressure head of a liquid of specific gravity 0.8 for a pressure head of 100 मीटर ऑफ वाटर। तो हमारे पास प्रेशर हेड कितना होगा एक लिक्विड का जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास 0.8 फॉर ए प्रेशर हेड ऑफ, फॉर ए प्रेशर हेड ऑफ 100 मीटर ऑफ वाटर, 100 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना। चलिए तो हमें पता है सर कि जो हमारे पास प्रेशर हेड है, लिक्विड जो हमारे पास है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास 0.8, दोनों के प्रेशर जो है उनको क्या कर दें, इक्वेट कर दें। हमें पता है रो इंटू जी इंटू एस से, रो इंटू जी इंटू एच ऑफ वाटर इक्वल टू रो इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच ऑफ लिक्विड। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास रो, इसकी जो डेंसिटी आ जाएगी वो 0.8 इंटू वाटर की डेंसिटी, तो यहाँ से हमारे पास एच कितना आ गया, 125 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 108 है वो क्या है, द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी। तो मेटासेंट्रिक हाइट हम लोगों को पता है कि मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है वो सीजी और मेटासेंटर के बीच की जो हमारे पास डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, मेटासेंट्रिक हाइट। तो इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेटासेंटर एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109, ए मॉडल ऑफ रिजर्वायर इज इम्प्टाइड इन 10 मिनट, ठीक है ना, बिल्कुल, या एम्पिटाइड इन 10 मिनट, मतलब खाली हो जाता है 10 मिनट में, ठीक है। इफ द मॉडल स्केल इज 1:25, comma the time taken by the prototype to empty itself would be, तो टाइम टेकन बाय द प्रोटोटाइप टू एम्प्टी इटसेल्फ। तो प्रोटोटाइप को कितना टाइम लगेगा उसको खाली करने में, हमें पता है सर लेंथ का जो हमारे पास रेशो है वो कितना दिया है अपन को, वो दिया है मॉडल स्केल जो अपन को दे रखी है 1/25। टाइम जो दे रखा है वो 10 मिनट दे रखा है। हमें पता है प्राउड नंबर जो होता है वो होता है वेलोसिटी जो होती है वो लेंथ के या डायमेंशन के क्या होती है, अंडर रूट के, अंडर स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम हमें पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, इसका मतलब एल आर अपॉन वी आर। तो एल आर अपॉन वी आर की जगह पे क्या रख देंगे, अंडर रूट में एल, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एल। तो टाइम ऑफ मॉडल अपॉन टाइम ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल टू अंडर रूट में डायमेंशन ऑफ द मॉडल या लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ द प्रोटोटाइप। और इसकी जो डायमेंशन की हम लोग को कहीं ना कहीं मॉडल स्केल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1:25, तो वो रखा अपन ने। यहाँ से टाइम ऑफ द प्रोटोटाइप निकाल लिया जो कि कितना आया अपने पास, 50 मिनट, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है, टू रिजर्वायर्स आर कनेक्टेड, two reservoirs are connected by a pipeline consisting of two pipes A and B of identical friction factor and length and connected in a series. If the diameter of a pipe A is 20% larger than that of B, comma the ratio of the head loss in A to
द रेशियो ऑफ द हेड लॉस इन ए टू दैट इन बी इज। तो हमारे पास रेशियो कितना होगा ए से बी की तरफ, ठीक है ना, बिल्कुल। तो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि डायमीटर जो हमारे पास ए का डायमीटर जो हमारे पास है वो 20% ज्यादा है बी के डायमीटर से। तो हमने बोला कि डी ए जो हमारे पास है वो 1.2 टाइम्स हो गया डायमीटर ऑफ द बी, ठीक है। हमें पता है कि हेड लॉस जो होता है फ्रिक्शन के कारण वो कितना होता है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD। लेकिन डायमीटर की हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फ्रिक्शन फैक्टर लेंथ एंड कनेक्टेड इन द सीरीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें पता है सर सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसीलिए हमें पता है कि डिस्चार्ज यहाँ पे क्या होगा, सेम। तो एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 इंटू डी की पावर 5, ये हमने एक स्टैंडर्ड उसमें कन्वर्ट कर लिया। जब वी इक्वल टू अपन, हमें पता है डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह पे अपन जब क्यू अपॉन ए रखेंगे तब हमारे पास ये रिलेशन आएगा, फॉर आइडेंटिकल फ्रिक्शन फैक्टर एंड लेंथ हेड लॉस जो हमारे पास होगा वो 1 अपॉन डी की पावर 5 के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होगा, 1 अपॉन डी की पावर 5 के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एच एफ ऑफ ए अपॉन एच एफ ऑफ बी इक्वल टू डी बी अपॉन डी ए की पावर 5। और डी बी अपॉन डी ए हमारे पास क्या है, डी बी अपॉन डी ए हमारे पास 1 अपॉन 1.2 की पावर 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.402। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.402। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 111 है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 111 है, discharge is maximum in a broadcasted weir if the head of water on the downstream side of weir is comma dash the head of water on the upstream side of the weir। तो अगर अपन इसकी बात करेंगे, डिस्चार्ज जो हमारे पास मैक्सिमम होता है ब्रॉडकास्टेड वियर के केस में हमारे पास हमें पता है कितना होता है, 2/3। कितना होता है, 2/3। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हेड ऑफ वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द, तो डाउन स्ट्रीम साइड का जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, 2/3। कहाँ गया 2/3, सी। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सही। ये डेरिवेशन होता है पूरा, आपको भी पता है कितना होता है, स्मॉल एच इक्वल टू 2/3 ऑफ एच, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 112 क्वेश्चन। ये क्या है हमारे पास, ये क्या बोल रहा है अपन को, ये बोल रहा है सर अपन को 112 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है सर, ए बॉल ऑफ हैवी मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 is immersed in a fluid of specific gravity of S1, the ball will। तो अगर हम बात करूंगा, जो हमारे पास वाटर है, जो हमारे पास लिक्विड है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और बॉल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है सर, बराबर हैं। तो अगर इन दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ना तो हमारे पास बॉल जो है वो सिंक करेगी, ना तो कंप्लीटली डूबेगी और ना ही कंप्लीटली क्या करेगी, फ्लोट करेगी। वो स्टेबल कंडीशन में होगी, मिडिल कंडीशन में होगी, जिसमें उसकी टॉप सरफेस तक वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी उस वाटर में, ना तो फ्लोट करेगी और ना ही कंप्लीटली क्या करेगी, सिंक करेगी। तो सिंक टू द बॉटम, नहीं, सिंक तो नहीं करेगी। फुल्ली इमर्स्ड विद टॉप सरफेस एट द फ्लूइड सरफेस, हाँ इमर्स हो जाएगी और टॉप सरफेस एट द फ्लूइड सरफेस हमारे पास रहेगी, बिल्कुल सही है। स्टैंड एट द मिड हाइट ऑफ द फ्लूइड, नहीं, बीच तक तो नहीं जाएगी। फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, फ्लोट भी नहीं कर सकती। तो इसीलिए फुल्ली क्या कर जाएगी, इमर्स कर जाएगी विद टॉप सरफेस, टॉप सरफेस उसकी एट द फ्लूइड सरफेस। जो बॉडी है हमारी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि ये हमारे पास फ्लूइड है और इस बॉडी की जो टॉप सरफेस है वो फ्लूइड की टॉप सरफेस से क्या कर जाएगी, टच कर जाएगी, कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है सर, सेम, क्या है, सेम। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सही, क्या हो जाएगा, सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोल रहा है, मार्बल इज ए, मार्बल जो हमारे पास है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है, हम सबको पता है क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 114 ये क्या बोल रहा है सर, द लाइम प्रोड्यूस्ड बाई स्लैकिंग burnt limestone with just sufficient quantity of water required to complete the chemical reaction and which is available in the form of dry powder is, which is available in the form of dry powder is। तो अगर मैं बात करूंगा, ये हमारे पास जो लाइम होता है स्लैकिंग burnt लाइम जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास हाइड्रेटेड लाइम। क्या होता है, हाइड्रेटेड लाइम, जो कि हमें क्विक लाइम से वाटर की जब रिएक्शन कराते हैं तब हमें जो मिलता है वो मिलता है हमें हाइड्रेटेड लाइम। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास 115, द रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरोअर टुवर्ड्स द पिथ आर नोन एज। तो पिथ के पास तो हमारे पास कैसा है, नैरोअर है, मतलब कहीं ना कहीं पतला है,
और अगर मैं बात करूंगा वाइडर है कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द लॉग पे, इसका मतलब उसको जो अपन बोलते हैं वो बोलते हैं स्टार शेक। क्या बोलते हैं? स्टार शेक। जबकि हार्ट शेक जो होता है वो इसका जस्ट क्या होता है? ऑपोजिट। स्टार शेक जो होता है वो पिथ की ओर अगर आएगा तो नैरो होगा, और अगर मैं बात करूंगा कहीं ना कहीं आउटर साइड में जो होगा या वाइडर, आउटर साइड में जो होगा वो होगा सर वाइडर, और अगर मैं जैसे ही वो पिच के ओर आएगा इसका मतलब कैसा होगा? नैरोअर। हार्ट शेक की अगर मैं बात करूँ तो हार्ट शेक इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, मतलब कहीं ना कहीं वाइडर होता है सेंटर की ओर, या फिर मैं बोल सकता हूँ पिच के पास में, और आउटसाइड में कैसा होता है? वो नैरोअर। कैसा होता है? नैरोअर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि नैरोअर दिया है हमें पिच के पास, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? स्टार शेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 116, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्केबिलिटी टेस्ट मेथड्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एप्लीकेशन फ्रॉम लो टू हाई वर्केबिलिटी इज। लो टू हाई वर्केबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? तो देखिए वेरी लो के लिए किया जाता है वीवी टेस्ट। कौन सा? वीवी टेस्ट। ध्यान रखना कि वेरी लो और वीवी में भी क्या आ रहा है? वी आ रहा है। क्या आ रहा है? वी आ रहा है। यहाँ पर भी वी और यहाँ पे भी क्या? वी। तो इसका मतलब वीवी टेस्ट जो किया जाता है वो किसके लिए? वेरी लो के लिए। तो लो टू हाई, तो इसका मतलब सबसे पहले ढूंढो वीवी को। वीवी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। वीवी के बाद जो किया जाएगा वो कॉम्पैक्शन फैक्टर किया जाएगा। कौन सा? कॉम्पैक्शन फैक्टर। इसका मतलब यहाँ पे स्लम्प आ गया पहले, इसका मतलब कॉम्पैक्टिंग फैक्टर यहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सर? सही। क्या हो जाएगा? सही। चलिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, द टेम्परेरी फ्रेमवर्क इज नोन एज, द टेम्परेरी फ्रेमवर्क इज नोन एज स्कैफोल्डिंग एंड इट इज यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क। बिल्कुल सही है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है सर। टेम्परेरी फ्रेमवर्क जो अपन लगाते हैं वो क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। ठीक है ना? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 118, इन विच टाइप ऑफ बॉन्ड कैविटी एग्जिस्ट। तो कैविटी जो हमारे पास है कहीं ना कहीं जो गैप रह जाता है वो फ्लेमिश बॉन्ड में भी नहीं देखने को मिलता है, इंग्लिश बॉन्ड में भी देखने को नहीं मिलता है, स्ट्रेचर बॉन्ड में भी देखने को नहीं मिलता है। वो मिलता है सर रेड ट्रैप बॉन्ड। अगर आपको ऑप्शन समझ में, यहाँ पे अगर क्वेश्चन समझने के बाद अगर आपको थोड़ा सा डाउट भी होता तब भी आप लोग यहाँ पे ऑप्शन से पकड़ लेते इसको। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी चीज ट्रैप तभी होगी, कोई भी चीज ट्रैप तभी होगी जब वहां पे क्या रह जाएगा? गैप। और गैप ही क्या होता है? कैविटी। गैप ही क्या होता है? कैविटी। बस भाई चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 118वां क्वेश्चन, जिसका आंसर हो गया हमारे पास कौन सा? बी। चलिए देखिए यहाँ पे ये रेड ट्रैप में हमारे पास क्या रह जाती है? ये बीच में कैविटीज। क्या रह जाती है? कैविटीज। इसको बोलते हैं अपन रेड ट्रैप में क्या रह जाती है सर? कैविटीज। ठीक है ना? बिल्कुल। रेड ट्रैप बॉन्ड। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास 119वां क्वेश्चन, फ्रॉग इज प्रोवाइडेड इन, फ्रॉग इज प्रोवाइडेड इन। तो फ्रॉग जो प्रोवाइड किया जाता है सर, फ्रॉग किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? इसलिए ताकि हमारे पास मोटार, मोटार और मोटार और जो हमारे पास ब्रिक है या लेयर है उसके बीच में क्या बन सके? प्रॉपर बॉन्ड बन सके। इसीलिए अपन क्या प्रोवाइड करते हैं वहां पे? फ्रॉग को प्रोवाइड करते हैं, जो कि होता है हमारे पास 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं डायमेंशन का हमारे पास होता है। और ये जनरली फ्रॉग जो प्रोवाइड किया जाता है वो 9 सेंटीमीटर हाई ब्रिक ओनली में प्रोवाइड किया जाता है। 4 सेंटीमीटर में अपन इसको प्रोवाइड नहीं करके चलते हैं। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सिंगल जो हमारे पास होती है 4 सेंटीमीटर हाई ब्रिक जो हमारे पास होती है, 4 सेंटीमीटर ऊंची जो हमारे पास ब्रिक होती है, उसमें अपन प्रोवाइड नहीं करते हैं। और एक्सट्रूडेड ब्रिक्स में भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, केवल और केवल किसमें करते हैं? जिसकी हमारे पास डेप्थ जो होती है वो कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पता है सर स्टैंडर्ड जो हमारे पास ब्रिक होती है, स्टैंडर्ड जो हमारे पास ब्रिक होती है, इसका जो हमारे पास साइज होता है वो कितना होता है सर? ये होता है हमारे पास, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 19 सेंटीमीटर, विड्थ जो होती है वो होती है 9 सेंटीमीटर, और डेप्थ जो हमारे पास होती है वो भी कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। तो जिसकी डेप्थ हमारे पास 9 सेंटीमीटर होती है, केवल वहीं पे अपन क्या प्रोवाइड कराते हैं सर? फ्रॉक को प्रोवाइड कराते हैं 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर डायमेंशन का। ठीक है ना? चलिए, तो हमारे पास 1 जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 120 लास्ट क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 3362 1977, in the case of natural ventilation, flow per unit area of the opening is greatest, flow per unit area of the opening is greatest when the inlet and outlet openings are of nearly equal area.
तो जो हमारे पास कहीं ना कहीं नेचुरल वेंटिलेशन फ्लो पर यूनिट एरिया जो हमारे पास होगा ओपनिंग का वो ज्यादा होगा जब हमारे पास इनलेट और आउटलेट जो हमारे पास ओपनिंग है वो नियरली एरिया में क्या होंगी इक्वल, नियरली एरिया में क्या होंगी इक्वल। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्हेन इनलेट एंड आउटलेट ओपनिंग्स आर ऑफ नियरली इक्वल एरिया, ना कि लेंथ वॉल्यूम और मासेस। तो अगर उनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है अगर वो सेम है कहीं ना कहीं तो वहां पे मेरे पास इनलेट पे और आउटलेट पे जो मुझे कहीं ना कहीं नेचुरल वेंटिलेशन मिलेगा वो मुझे फ्लो क्या मिलेगा सबसे मैक्सिमम मिलेगा। तो ये है 120 क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी लोगों के मोस्टली जो आंसर हैं वो सही होंगे। आप लोग इस पेपर में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। अच्छा डिजाइन किया हुआ पेपर है, अच्छा डिजाइन किया हुआ पेपर है, ठीक है ना, बिल्कुल अटेम्प्ट करने लायक भी है, न्यूमेरिकल भी है, पूरा एई और उससे हायर लेवल का पेपर का ही पूरा ध्यान रखा गया है ताकि आप लोगों के अगर एग्जाम में जब भी जाओ तो आप लोगों को अच्छा ही फील हो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो पेपर आने वाला है उससे क्या रहनी चाहिए, बेहतर रहनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। आप वर्स्ट के लिए रेडी करके रखो अपने आप को। अगर वर्स्ट के लिए अगर आप रेडी रखोगे, ठीक है ना, तो अपने आप आपका पेपर जो हो जाएगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। इसी तरीके से अपन ने मेंस में भी जो कहीं ना कहीं पेपर सेट किए थे या मेंस में भी जो अपने पढ़ाई की थी वो और ज्यादा डीप लेवल की थी, लेकिन एसएससी जे मेंस जो आप लोगों ने देखा वो पेपर आसान आया जिस तरीके से अपन ने प्रिपरेशन की थी। प्रिपरेशन अपन ने बहुत हाई लेवल की कर रखी थी, लेकिन जैसे ही बच्चे मिले हैं तो बच्चों ने यही बोला है कि सर एग्जाम जो है वो कहीं ना कहीं आसान था और इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, हमें लग रहा था थोड़ा सा तो हार्ड आएगा, लेकिन पेपर जो है वो काफी आसान आया। तो ये अच्छी बात भी है। अब आपको अच्छा लग रहा है। अगर इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाता है कि आप लोग प्रिपरेशन जो है वो आसान के लिए करके चले जाते हैं और पेपर आ जाता हार्ड, तब आपको बहुत ही गंदा लगता और फिर आप लोग रिग्रेट कर रहे होते। जबकि अगर आप ज्यादा मेहनत कर लेते हो और पेपर आसान आता है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल। तो नेक्स्ट पेपर के लिए आप लोग रेडी रहना और अच्छे से ऐसे ही मेहनत करते रहिए। बिल्कुल आप लोगों का सिलेक्शन होगा डीएलबी में, यही बनोगे आप लोग, ठीक है ना, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।